हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया ही होंगे। हम कर रहे हैं पीटी 365 इकोनॉमी और आज हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। इससे पहले हम पहला पार्ट कर चुके हैं और पीटी 365 पॉलिटी हम ऑलरेडी पूरा कवर कर चुके हैं। जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक प्रोवाइड किया हुआ है और कमेंट सेक्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। गाइस, इस वीडियो को देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आप लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। और प्लीज़ 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 शेयर कीजिएगा प्लीज़। आप लोग के लिए है वीडियो, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ लाइक कीजिएगा। देखिए, फोर्थ टॉपिक करेंगे इस वाले वीडियो में हम, फिफ्थ टॉपिक करेंगे और सिक्स। सेवन डिपेंड करता है कि वीडियो कितना लंबा जाता है, उस पर हम देखते हैं इस वीडियो में। तो फोर्थ टॉपिक है हमारा बैंकिंग एंड मॉनिटरी पॉलिसी, जिसमें फर्स्ट सब टॉपिक है इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो। देखिए, आरबीआई यूज़ करती है आईसीआरआर को जब बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी सरप्लस हो जाता है इकोनॉमी में, तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। और अभी क्या कर रही है, ये आईसीआरआर को डिसकंटिन्यू कर रही है फेज मैनर्स में, जैसे जैसे लिक्विडिटी सिचुएशन स्टेबलाइज हो रही है। यूपीएससी में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है कि डिफरेंस बिटवीन द सीआरआर एंड एसएलआर आपको पता होना चाहिए कि क्या डिफरेंस होता है कैश रिजर्व रेशियो में और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में। रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमी में। आपको कुछ कॉन्सेप्ट है उनकी अच्छे से आपको पता होना चाहिए, आपके लिए इजी हो जाएगा इकोनॉमी की। क्या सीआरआर बढ़ेगा तो क्या होगा, एसएलआर बढ़ेगा तो क्या होगा, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन पे क्या रेट पड़ेगा, परचेसिंग पावर पे क्या रेट पड़ेगा, ठीक है, परचेसिंग पावर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस तरीके से। तो सीआरआर और आईसीआरआर के बारे में पढ़ लेते हैं। सीआरआर इज कैश रिजर्व रेशियो। ये वो शेयर होता है बैंक का जो एनडीटीएल, दैट इज नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, मैंडेटेड करती है कौन, आरबीआई, टू बी मेंटेन विद द लेटर। और हमें और बैंक्स को किससे देना होता है, आरबीआई को पास रखना होता है एक रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश। एनडीटीएल क्या होता है, ऑल लाइबिलिटीज ऑफ बैंक, जैसे कि कोई बैंक है सपोज ए, तो उसकी लाइबिलिटीज और डिपॉजिट्स ऑफ ए इन अदर बैंक, उसमें माइनस कर देते हैं कि जो डिपॉजिट्स है ए बैंक का अदर बैंक में, उसको माइनस कर देते हैं। एनडीटीएल शो करता है कि ये लिखा हुआ है यहाँ पे, एनडीटीएल शोज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, दैट इज डिपॉजिट ऑफ अ बैंक विद द पब्लिक और द अदर बैंक एंड डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ एसेट हेल्ड बाय द अदर बैंक। एज पर आरबीआई एक्ट 1934, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से एक्ट के अंदर, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर कि सारी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं, जिसमें इंक्लूड होती है आपकी पब्लिक, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक्स, आरआरबीज एंड कोऑपरेटिव बैंक, इन सबको रिक्वायर्ड होता है टू मेंटेन सीआरआर, सबको सीआरआर मेंटेन करना होता है। इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो क्या है? देखिए, आईसीआरआर जो होता है ना वो सिमिलर होता है सीआरआर से, लेकिन इसमें क्या होता है कि बैंक जो होती है दोनों में अ, ही बैंक को कुछ पोर्शन जो होता है आरबीआई के पास रखना होता है और दे डू नॉट अर्न एनी इंटरेस्ट ऑन दिस, इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ठीक है। और देखिए, इन्होंने ये पॉइंट इसमें मिस कर दिया है कि जो इंटरेस्ट रेट है ना वो आईसीआरआर पे भी नहीं मिलता है कोई भी, तो यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है। इट हैज़ फॉलोइंग डिफरेंस, आईसीआरआर में ना कुछ डिफरेंस होता है, जैसे कि आरबीआई के पास ऑप्शन होता है कि वो आईसीआरआर को लगाए या नहीं लगाए। सीआरआर तो लगा नहीं है उसे बैंक्स पे, बट आईसीआरआर का ऑप्शन होता है कि किसी पर्टिकुलर बैंक पे वो आईसीआरआर लगाए या नहीं लगाए, ठीक है। और इसमें लिखा है द इंटरेस्ट रेट चार्ज वुड बी डिफरेंट फ्रॉम सीआरआर। अब इंटरेस्ट रेट तो दोनों में ही नहीं लगते हैं ना, हमने पढ़ा, तो यहाँ पे ये थोड़ा गलत हो गया है, इनसे गलती हो गई है। द यहाँ पे लिखा होना चाहिए कि द रेट चार्ज वुड बी डिफरेंट फ्रॉम सीआरआर। कैसे? जैसे कि देखिए, आईसीआरआर जो होती है वो सिर्फ सिर्फ किस पे होती है, इंक्रीज एनडीटीएल पे होता है एप्लीकेबल, ठीक है। और जो सीआरआर के केस में क्या होता है, एंटायर एनडीटीएल एप्लीकेबल होता है एज इन सीआरआर। हाउ आईसीआरआर इज एप्लीकेबल अलोंग विद सीआरआर, हमने देखिए पढ़ा, इसमें देखिए देख लेते हैं हम एक बार। जैसे कि ये है कोई एनडीटीएल है ₹100, ठीक है, और उसमें कितना सीआरआर लग रहा है, 4.5%, तो रुपीज 4.5 डिपॉजिट हो जाएगा फोर सीआरआर की फॉर्म में। टोटल मेंटेनेंस कितना हुआ, आरबीआई के पास कितना रखा, 4.5 रखा, ठीक है। अब ये अगर आईसीआरआर लग रहा है सीआरआर के साथ, तो मान लो कि कोई कुछ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, मतलब कुछ एक महीना, 2 महीना या एक साल के टाइम पे जो है एनडीटीएल जो है वो ₹150 है, तो एप्लीकेशन ऑफ सीआरआर कितनी हो गई, 4.5%, 4.5% कितना हुआ, ₹6.75 हुआ इसका। तो और इसमें क्या है, इंक्रीज कितना हुआ है, एनडीटीएल में कितना हुआ, ₹50 हुआ ना, 100 से 50 हो गया, तो एप्लीकेशन ऑफ आईसीआरआर है 10%, तो ₹5। अब डिपॉजिट कितना हो गया, इधर 6.75 हो गया और इधर 11.75 हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि जो आईसीआरआर जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज एनडीटीएल पे लगता है ओवर स्पेसिफिक टाइम पीरियड, नॉट ऑन एंटायर एनडीटीएल एज इन सीआरआर।
इफेक्ट क्या होता है आईसीआर का? देखिए पहले हमने पढ़ा क्या करता है लिक्विडिटी, अगर कोई रिसेंट इंक्रीज हो गया है लिक्विडिटी में, बहुत ज़्यादा मार्केट में लिक्विडिटी हो गई है, तो ड्यू टू पिकअप इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग सस्टेन फॉरेन इनफ्लोज एंड विड्रॉल ऑफ रुपीज 2000 नोट्स, तो क्या करता है ये आईसीआर क्या करता है मैनेज करता है, क्योंकि क्या है बैंक के पास आरबीआई जो है वो ज़्यादा पैसे ले रहा है बैंक से, तो बैंक के पास पैसा कम बच रहा है, वो फिर कम देगा। ठीक है, बैंक के पास कम बच रहा है तो वो लोगों को कम देगा, स्पेंडिंग पावर थोड़ी कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगा, तो इस तरीके से क्या होगा, जो लिक्विडिटी है वो मैनेज हो जाएगी। इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, लोगों के पास पैसे कम हो रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है तो जो है इन्वेस्ट हेंस रिक्वायरिंग टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी। बैंक की रेजिलियंस क्या होता है कि अगर कोई जो बैंक रन, जैसे बैंक रन एक ऐसी चीज होती है जिसमें क्या होता है लोगों को ये पता चल जाए कि कोई बैंक का पर्टिकुलर वो सॉल्वेंसी मतलब वो होने वाली है, दिवाला निकलने वाला है उसका, देन लोग क्या करते हैं, जो भी उसके कस्टमर्स होते हैं बैंक के, वो विड्रॉ कर लेते हैं अपना डिपॉजिट, कि ऐसा ना हो कि बैंक डूब जाए, उनका पैसा भी साथ में डूब जाए, इसको कहते हैं बैंक रन। तो इस बैंक रन के केस में क्या होता है कि एक सपोर्ट रहता है बैंक को, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी आरबीआई के पास पैसे जमा है उसके, द इंक्रीमेंटल सीआरआर इंक्रीज प्रोटेक्शन अगेंस्ट द पोटेंशियल थ्रेट ऑफ बैंक रन। ठीक है, तो ऑलरेडी उनके पास कुछ सेविंग्स रहती हैं आरबीआई के पास, जो टाइम पे वो बैंक को दे सकता है और उसको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है बैंक को। डिक्रीज लैंडिंग हमने पढ़ा कि लोअर लैंडिंग विल इन टर्न ब्रिंग डाउन डिमांड फॉर गुड एंड सर्विस और रिड्यूस कर देती है एग्रीगेट डिमांड फॉर इकोनॉमी। कुछ लिक्विडिटी मैनेजमेंट टूल्स हैं, जैसे स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है, जो कि अलाउ करती है आरबीआई को अब्सॉर्ब करना लिक्विडिटी डिपॉजिट फ्रॉम बैंक विदाउट गिविंग सिक्योरिटी इन रिटर्न टू द बैंक। एल्टरिंग रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, आपको पता होना चाहिए कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट अगर बढ़ेगा और कम होगा तो क्या हमारी जो है मनी सप्लाई पे, हमारी इन्वेस्टमेंट पे, हमारी डिमांड पे क्या क्या फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन किसे बोलते हैं? टू सेल और परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई। बेस एंड मींस एडवांस क्या होता है? इट इज अ टेम्पररी लोन फैसिलिटी टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्या होता है? टेम्पररी लोन फैसिलिटीज होती है टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। बस इतना ही पढ़ना था इसमें। नेक्स्ट इज सरप्लस ट्रांसफर बाय द आरबीआई। रिसेंटली क्या हुआ है, आरबीआई ने ट्रांसफर किया है। आरबीआई क्या होता है, ट्रांसफर करता है अपना सरप्लस यूनियन गवर्नमेंट को, जो कि बहुत ज़्यादा है। अब इसके बारे में हम उतना ही पढ़ेंगे जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कि आरबीआई को ना कोई इनकम टैक्स नहीं देना होता है। बस इसको क्या करना होता है कि अपना जो सरप्लस अमाउंट है वो ट्रांसफर कर देना होता है गवर्नमेंट को इन अकॉर्डेंस विद द आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई जो था ना वो अपना मेजर चंक ऑफ सरप्लस रख लेता था कंटिजेंसी फंड में और एसेट डेवलपमेंट फंड में। ठीक है, पहले ऐसा होता था, लेकिन आफ्टर मैलेगम कमिटी रिकमेंडेशन एंड लेटर अंडर इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क बाय बिमल जलन कमिटी, दोनों मैलेगम कमिटी और बिमल जलन कमिटी आप याद रखेंगे। अब क्या हुआ है, इन लोगों की रिकमेंडेशन पर जो ट्रांसफर है सरप्लस का वो गवर्नमेंट का इंक्रीज हो गया है। देखिए कितना इंक्रीज हुआ है, 2011 में इतना था 15,009 करोड़, और अभी इतना हो गया है। पहले आप खुद सोचिए, अगर नहीं होता ये वाला ऑप्शन कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है सरप्लस ट्रांसफर नहीं करना है, तो आरबीआई कितना पैसा अपने पास रखा बैठा होता। नेक्स्ट इज ट्रांसिशन फ्रॉम लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट। ये क्या है ना, बेसिकली क्या है ना, ये इंटरनेशनल रेट्स हैं जो कि बैंक्स को ओवरनाइट पैसे देते हैं। लिबोर एंड मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट बैंक विल बी फेस्ड आउट। अब बोला गया है कि जो लिबोर है और मिबोर है, इन दोनों को फेज आउट कर दिया जाएगा। बस आपको इतना ही पढ़ना है, इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, अबाउट लिबोर, लिबोर क्या है? इट इज़ अ ग्लोबल बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट एट विच मेजर ग्लोबल बैंक लेंड टू द अनदर इन इंटरनेशनल इंटरबैंक मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म लेंथ लोन्स, और इसका मेंटेनेंस होता था, रेगुलेशन होता था अंडर द परव्यू ऑफ यूके फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी एफसीए। अब क्योंकि इसका फेज आउट हो गया है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये 2-3 पॉइंट आप याद रखिएगा। जैसे कि बिफोर 2021 लिबोर को कैलकुलेट किया जाता था 5 करेंसी में। ये उस टाइम क्वेश्चन आई थिंक महाराष्ट्र एमपीएससी जो होता है, महाराष्ट्र पीसीएस, उसमें आया था कि जो लिबोर है उसको कैलकुलेट करते हैं कितनी करेंसी में कर सकते हैं, तो 5 करेंसी में कर सकते हैं। लेकिन हाँ 2021 के बाद क्या हुआ था कि सिर्फ यूएस डॉलर लिबोर वॉज अलाउड टू बी पब्लिश। इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया ने क्या किस तरीके से ट्रांजिशन किया है कि अच्छा यहाँ पे ये पॉइंट रह गया कि लिबोर का अगर ट्रांजिशन बेनिफिट क्या होगा इंडिया के लिए। एक तो रिडक्शन होगा फाइनेंसिंग कॉस्ट की, एज अ कैलकुलेशन ऑफ रेफरेंस रेट गोइंग फॉरवर्ड विल बी मोर रोबस्ट एंड ट्रांसपेरेंट। रिड्यूस कर देगा बोरिंग कॉस्ट एज लैंड, क्योंकि जो लैंडर और इन्वेस्टर्स होंगे वो रिक्वायर करेंगे लोअर इंटरेस्ट रेट और स्प्रेड, मोर कंपटीशन हो जाएगा। द इंट्रोडक्शन ऑफ अल्टरनेट, क्योंकि अगर अल्टरनेट रेफरेंस रेट रहेंगे मार्केट में तो कॉम्पिटिशन ऑब्वियसली हो जाएगा। इंडिया का क्या है,
इसमें रोल जैसे इंडिया का ट्रांज़िशन सिनेरियो क्या है, अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट इंडिया यूज़ करती थी, आरबीआई ने एस्टैब्लिश किया था ये, द सिस्टम ऑफ अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट दैट अलाउज़ बैंक टू चूज़ रेट्स फ्रॉम अ बास्केट जिस इसमें क्या रहता था कि एक बास्केट होती है करेंसीज़ की, उसे आप अपना रेट है वो चूज़ कर सकते हैं, ना कि को ब्रिटिश पाउंड फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन। आरबीआई ने ऐड किया फिर मॉडिफाइड एमी4 टू द लिस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेटेड बाय एफबीआई। तो ये यूएस सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट सोफर और ये अल्टरनेटिव्स हैं रिबोर के, जिसमें इंडिया बेसिकली ये सोफर यूज करती है ज्यादातर, और इंडिया मॉडिफाइड मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट इंडिया भी यूज़ करती है, और अभी सजेस्ट किया गया है कि लिबोर को वो कर देना चाहिए, फेज़ आउट करना चाहिए। और ये देखिए लिखा हुआ है, लिबोर फेज़ आउट फ्रॉम द जून 2023 एंड रिप्लेस टू सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट सोफर। लिबोर जो होता है वो डिफरेंस क्या है दोनों में, देखिए लिबोर जो है वो डिपेंड रहता है ऑन बैंक कोट्स फॉर द डिसाइडिंग इंटरेस्ट रेट, और सोफर जो होता है वो यूज़ करता है रेट्स जो कि इन्वेस्टर ऑफर कर रहा है बैंक को, बैंक सिक्योरिटी जैसे कि लोन एंड एसेट बैक्ड बाय बॉन्ड। एक फॉलबैक क्लॉज के बारे में पढ़ लेते हैं। आरबीआई ने पुश किया है कि इंसर्शन ऑफ फॉलबैक क्लॉज इन ऑल रिमेनिंग लीगेसी फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट, दैट रेफरेंस इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, बट ये याद रखिए अगर एग्जाम में आ जाए कि फॉलबैक क्लॉज किससे रिलेटेड है, तो क्या लिबोर है, मतलब एक इंटरनेशनल ग्लोबल रेट से रिलेटेड है बस। फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एफबीआईएल क्या है, जेनेसिस कहाँ हुआ था इसका, 2014 में हुआ था एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। ऐसे पूछ लिया जाता है कि कब फॉर्म हुआ था, गवर्नमेंट लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड है, कौन सी कंपनी के अंडर हुआ था, और ज्वाइंटली कौन ओन कर रहा है इसे, फिक्स इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया एफआईए एमडीए, फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड आईबीए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन बैंक एसोसिएशन। ठीक है। रेगुलेशन कौन कर रहा है, एफबीआई इज रेगुलेटेड बाय द आरबीआई, आरबीआई कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है। ऑब्जेक्टिव है इसका, इट एम्स टू डेवलप एंड एडमिनिस्टर बेंचमार्क्स रिलेटेड टू द मनी मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया। ये था फोर्थ टॉपिक। अब हम आते हैं फिफ्थ टॉपिक पे। फिफ्थ टॉपिक इज ऑल अबाउट पेमेंट सिस्टम्स एंड फाइनेंशियल मार्केट। तो इसमें फर्स्ट सब टॉपिक जो है देखिए क्रॉस बॉर्डर पेमेंट से है। अभी आरबीआई एंड बैंक ऑफ फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट जैसे दैट इज बीआईएस इनोवेशन हब ऑर्गेनाइज किया है G20 टेक स्प्रिंट 2023। एग्जाम में क्वेश्चन आए G20 टेक स्प्रिंट 2023 किसने किया था ऑर्गेनाइज, तो आरबीआई ने और बैंक फॉर इंटरनेशनल इनोवेशन हब ने किया था। और इन्होंने क्यों किया था ये, टू प्रमोट इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर इम्प्रूविंग क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट ऑब्वियस सी बात है, वर्ड से ही साफ है कि जो अ, आपस में बॉर्डर्स में पेमेंट होते हैं उन्हें बोलते हैं क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। टाइप है जैसे कि स्विफ्ट है इंटरनेशनल वायर ट्रांसफर लाइक सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क स्विफ्ट। स्विफ्ट की ना फुल फॉर्म आप याद रख लीजिएगा, बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, यूपी स्टेट पीसेस में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। डिजिटल वॉलेट्स हो गया, जैसे पेपल हो गया, गूगल पे हो गया, एप्पल पे हो गया। इंटरनेशनल मनी ऑर्डर्स के थ्रू भी हम कर सकते हैं पेमेंट यूजिंग अ थर्ड पार्टी प्रोवाइडर, और अदर लाइक क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन एंड क्रिप्टो करेंसी। मैकेनिज्म क्या होता है, एक तो देखिए सिंपल होता है जिसमें कि एक बैंक ने किया दूसरी बैंक ने रिसीव किया, और एक होती है मतलब एक बीच में बैंक होगी करस्पॉन्डेंट बैंक, उसके यूज जैसे मान लो यहाँ पे बैंक ए है, उसने यहाँ पे डॉलर है $100, और इसे इसे पहले करस्पॉन्डेंट बैंक में दिया, फिर इसने जो रिसीवर है उसे रुपीज में बैंक ट्रांसफर कर दिया। ठीक है। बैंक नॉट हैविंग डायरेक्ट रिलेशनशिप ट्रांसैक्ट वाया एन इंटरमीडिएटरी अ करस्पॉन्डेंट बैंक। सिग्निफिकेंस में आपको पता ही होना चाहिए कि सिग्निफिकेंस क्या होगा क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का, ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा, इंप्रूव करेगा एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा, और एडिशन सिग्निफिकेंस फॉर द इंडियन इकोनॉमी जैसे कि इज रेमिटेंस फैसिलिटेट करेगा ट्रेवल एंड टूरिज्म को। ट्रेवल एंड टूरिज्म ने इंडस्ट्री जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही है कितनी, $178 बिलियन टू इंडिया जीडीपी, ये 2021 का डाटा है। और एसिलेटिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया रिसीव किया है, इंडिया ने अराउंड टोटल एफडीआई इनफ्लो ऑफ US $71 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर। ऐसे को थोड़ा सा आप थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको, ऐसे फैक्ट पूछ ले जाते हैं एग्जाम में, यूपीएससी में भी पूछ ले जाते हैं आजकल। आ, इंडिया ने क्या स्टेप्स टेकन किया है फॉर स्टैंडिंग क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। एक तो आरबीआई पेमेंट विजन लेके आया गया 2025। वन ऑफ इट्स फोकस एरिया इज टू ब्रिंग ईज इन क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड फैसिलिटेट कर रही है क्रॉस बॉर्डर एक्सेप्टेंस ऑफ यूपीआई एट मर्चेंट एस्टेब्लिशमेंट, जैसे कि अभी सिंगापुर हो गया, यूएई हो गया, मॉरिशियस, नेपाल, भूटान, और अभी रिसेंटली फ्रांस ने एक्सेप्ट कर लिया है। आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। फ्रांस ने एक्सेप्ट कर लिया है, एक्सेप्टेड यूपीआई। आरबीआई ने अलाउ कर दिया एक्सेस टू यूपीआई टू फॉरेन नेशनल एंड एनआरआई विजिटिंग इंडिया। इंडिया एंड यूएई ने एमओयू किया है ऑन द यूज ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़ेंगे हम सेबी के बारे में।
देखिए सेबी हैज़ लॉन्च इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस आईआरआरए प्लेटफॉर्म एट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। किसने किया है? देखिए सेबी ने किया है। क्या लॉन्च किया है? इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म। और कहाँ पे किया है? वेरी इंपॉर्टेंट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में किया है। IRA प्लेटफॉर्म के बारे में पढ़ें तो इट हैज़ बीन डेवलप्ड टू रिड्यूस रिस्क फेस बाय इन्वेस्टर्स इन इवेंचुअलिटी ऑफ टेक्निकल ग्लिच एट द ट्रेडिंग मेंबर एंड एट द बोथ प्राइमरी साइड एंड डिजास्टर रिकवरी साइड। बेसिकली क्या जो इन्वेस्टर्स का रिस्क है वो रिड्यूस करने के लिए बनाया गया है। किसकी वजह से? टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से जो रिस्क हो जाता है उसको रिड्यूस करने के लिए बनाया गया है। और किस-किसने किया है? इट हैज़ बीन जॉइंटली डेवलप्ड बाय द ऑल स्टॉक एक्सचेंज जैसे बीएसई हो गया, एनएसई हो गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, एनसीडीएक्स, एमसीएक्स एंड मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज। एमसीएक्स जो होता है वो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, आपने बीएसई के बारे में पढ़ा होगा, एनएसई के बारे में पढ़ा होगा, बट एमसीएक्स और एनसीडीएक्स के बारे में देख लेंगे। एमसीएक्स जो होता है वो अराउंड 40 आइटम्स में डील करता है। बीएसई बीएसई का अब बताइए आप कितना है? 30 है आई थिंक इसमें। और एनएसई का बताइए कितने उसमें डील करता है ये? कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। एमसीएक्स जो है वो डील करता है 40 आइटम्स को, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, नॉन फेरस मेटेरियल एक्सेट्रा। और एमसीडीएक्स ट्रेड करता है सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर कमोडिटीज में। अराउंड 34 कमोडिटीज होती हैं, जैसे कि व्हीट, ऑयल, सोयाबीन। और एमसीएक्स एंटिटीज में करता है और एमसीडीएक्स एग्रीकल्चर कमोडिटी में करता है। ये मेन डिफरेंस है इसका, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम सेबी सेबी के बारे में। सेबी देखा आपने क्या है? सेबी को स्टैब्लिश किया गया था 1988 में एंड एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी 1992 में, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्टैब्लिशमेंट पूछेगा तो 1988 भी पूछ सकता है, 1992 भी पूछ सकता है, एज पर द सेबी एक्ट 1992। मेंबर्स कितने होंगे? 9 होंगे। एक चेयरमैन होगा जिसे अपॉइंट करेगा कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। और 4 फुल टाइम मेंबर्स होंगे एंड 4 पार्ट टाइम मेंबर होंगे, जिसमें एक बोर्ड मेंबर कौन करेगा अपॉइंट? कौन करेगा? आरबीआई। एंड 2 बोर्ड मेंबर कौन करेगा अपॉइंट? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एंड 5 मेंबर कौन करेगा अपॉइंट? सेंटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन ना घुमा लिए जाते हैं, क्या पता सेबी से हो सकता है ऐसे क्वेश्चन पूछ पूछ के बोर हो गया हो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस कि कब स्टैब्लिश हुआ था, कब हुआ था। अब हो सकता है इसका चांस हो। तो आप ये वाला अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। एक मिनट, ये थोड़ा सा लैपटॉप आज थोड़ा सा इशू कर रहा है एक्चुअली। माउस लगाना पड़ेगा। सेबी के बारे में पढ़ा हमने। पावर्स क्या है सेबी की? देखिए फंक्शन तो आपको पता ही होंगे। फंक्शन है कि ये प्रोटेक्ट करता है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटी एंड मार्केट एंड रेगुलेट करता है बिजनेसेस को स्टॉक एक्सचेंज में। वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोहिबिट करता है इंसाइडर ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज। इंसाइडर ट्रेडिंग होती है जो कि बता देते हैं ना, मतलब जैसे अभी अभी एग्जाम्स की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम लोग बोलते हैं कि इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है। तो उसी तरीके से होता है कि सिक्योरिटीज में ट्रेड करना, कि ये वाला जो स्टॉक है इसके प्राइस बढ़ रहा है, इसके कम हो रहा है, इस तरीके से। Registering and regulating the stock broker and sub-broker, share transfer agent, etc. Promoting इन्वेस्टर्स की एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएट्स को प्रमोट करना। ठीक है, ये भी एक फंक्शन है। कहीं एग्जाम में आ जाए और आप कंफ्यूज हो जाए कि क्या पता ये फंक्शन हो ना हो, ठीक है। पार क्या है? एक देखिए देखिए ये जो है ना, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है इसमें वो ये है कि ये क्वासी जुडिशियल एंड लेजिस्लेटिव बॉडी है। एज इट इज क्वेश्चन आता है कि इट इज अ क्वासी लेजिस्लेटिव एंड क्वासी जुडिशियल बॉडी, जो कि ड्राफ्ट कर सकता है, रेगुलेशन कंडक्ट कर सकता है, इंक्वायरी, और इम्पोर्टेंट ये है कि इम्पोज कर सकता है पेनल्टीज टू रेगुलेट द फंक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट में क्या डिफरेंस होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जस्ट गूगल इट और आगे अपने यूपीएससी लिख लेना, किसी भी कोचिंग सेंटर में ये करवाया दिया होगा, आपको मिल जाएगा। कैन रेगुलेट एनी मनी पूलिंग स्कीम बॉर्स रुपीज 100 crore और मोर एंड अटैच एसेट्स इन केसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस एज पर द सिक्योरिटी लॉ। इन्फॉर्मेशन पता कर सकता है सच एज टेलीफोन कॉल, डाटा रिकॉर्ड फ्रॉम एनी पर्सन और एंटिटी इन रिस्पेक्ट टू एनी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन। और कैन अंडरटेक एनी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग भी, जैसे कि इम्पोज कर सकता है फाइन बेरिंग एन एंटिटी और पर्सन फ्रॉम मार्केट टेम्परली और परमानेंटली। इशू कर सकता है डायरेक्शन टू सिक्योर द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ एनी सच इंटरमीडियरी और पर्सन इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। नेक्स्ट है रिसेंट इनिशिएटिव टेकन बाय द सेबी। अभी क्या हुआ है, रिसेंटली न्यूज़ में था कि सेबी ने ना जो आईपीओ का जो लिस्टिंग टाइम है वो कितना कर दिया है, 6 दिन से अब 3 दिन कर दिया। आईपीओ लिस्टिंग टाइम मतलब
इट रिफर्स टू द सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी टू द पब्लिक इन द प्राइमरी मार्केट। उसके बाद इसको लिस्ट कितना करना होगा? अब 3 दिन के अंदर कर दें, पहले क्या था 6 दिन का डिफरेंस दिया जाता था, अब 3 दिन के अंदर कर सकते हैं। एंड इट एक्ट्स एज़ अ लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फंड फॉर द कंपनी। इससे क्या होगा, एक जो एक लिक्विडिटी है बिज़नेस में वो एनहांस हो जाएगी फॉर इनसाइडर एंड प्रोवाइड इन्वेस्टर विद क्विकर एक्सेस टू कैपिटल लिक्विडिटी। बीआरएसआर कोर फ्रेमवर्क, इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है देखिए, बस आपको ये याद रखना है कि सेबी ने इंट्रोड्यूस करा है इसको। बीआरएसआर कोर फ्रेमवर्क फॉर एश्योरेंस एंड ईएसजी डिस्क्लोजर फॉर वैल्यू चेन। बीआरएसआर बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट कोर एंड अपडेटेड बीआरएसआर। इतना कुछ देखिए इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, तो आप छोड़ सकते हैं इसको, छोड़ना चाहे तो। सॉरी गाइस, थोड़ा सा ना इशू हो रहा है मेरे लैपटॉप सिस्टम में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज डब्बा बॉक्स ट्रेडिंग। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने इशू किया है नोटिस, जो कि नेमिंग एंटिटीज इन्वॉल्व इन डब्बा ट्रेडिंग। डब्बा ट्रेडिंग एक इनफॉर्मल ट्रेडिंग होता है, जो कि होता है जैसे कि इनसाइडर ट्रेडिंग होता है ना, अंदर की इन्फॉर्मेशन, उसी तरीके से एक डब्बा ट्रेडिंग होता है जिसमें कि स्टॉक एक्सचेंज को पता भी नहीं है और ट्रेडर्स बैट कर रहे हैं कि क्या स्टॉक प्राइस का मूवमेंट होगा, विदाउट इनकरिंग अ रियल ट्रांजेक्शन। ठीक है, टू टेक फिजिकल ओनरशिप ऑफ पर्टिकुलर स्टॉक एज इन डन इन, और ये क्या है, एक ऑफेंस है अंडर सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट एससीआरए 1956। कोई प्रॉपर, क्योंकि ऐसे कोई भी प्रॉपर रिकॉर्ड और ऑफ इनकम और गेन नहीं होता है, इट हेल्प डब्बा ट्रेडर्स एक्सेप्ट फ्रॉम टैक्सेशन। एक तरीके से टैक्स इविजन है, तो इसीलिए ऑफेंस है। नेक्स्ट इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अभी न्यूज़ में क्यों है देखिए, अभी न्यूज़ में इसलिए है कि सेबी ने रिलीज किया है कंसल्टेशन पेपर ऑन अ फ्रेमवर्क फॉर मैंडेटिंग एडिशनल डिस्क्लोजर फ्रॉम आइडेंटिफाई हाई रिस्क पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की। हाई रिस्क पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो है वो कौन से हैं? तो देखिए, पहले तो हम पढ़ेंगे कि एफपीआई क्या होता है और एफडीआई क्या होता है। यूपीएससी में ऑलरेडी 3 से 4 बार क्वेश्चन आ चुका है एफडीआई और एफपीआई पे। जैसे कि 2011 का क्वेश्चन क्या था, मतलब कंपैरिजन देके था कि जो एफडीआई है वो टारगेट करता है पर्टिकुलर कंपनी को, लेकिन एफआईआई फॉरेन एफआईआई इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स नहीं करता। अब उसमें क्या किया था इन लोगों ने, क्वेश्चन में घुमा दिया था, एफआईआई को यहाँ पे रख दिया था, एफडीआई को यहाँ पे रख दिया था। तो एफडीआई जो होता है ना, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में देखिए। एफआईआई जो होता है फ्लो होता है सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी मार्केट में, और एफडीआई सिर्फ होता है प्राइमरी मार्केट में। अगेन मैं आपको बोलूंगी प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का डिफरेंस अच्छे से कर लीजिएगा। एफडीआई कंसिडर्ड मोर स्टेबल एंड देन एफआईआई। क्योंकि एफआईआई जो होता है ना, जैसे एफडीआई में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब कि इन्वेस्टमेंट करा जा रहा है हमारे इंडिया में, उसमें बिल्डिंग्स में या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया उसमें, ठीक है। लेकिन एफआईआई इज अबाउट द इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज स्टॉक बॉन्ड। तो इसीलिए वो जब मार्केट गिरता है निकलता है तो लोग क्या होता है, जल्द से जल्द अपना पैसा निकाल के भाग जाते हैं। लेकिन एफडीआई क्या है, एफडीआई स्टेबल होता है इस तरीके से। एफडीआई brings better management skills and technology while FII bring only capital। ऑब्वियसली बात है, स्टॉक्स में और सिक्योरिटी वगैरह में आप कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट, तो सिर्फ इसमें कैपिटल आएगा, जबकि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में, तो वो क्या लेके आएगा, बेटर मैनेजमेंट स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी। एफआईआई, अब ये जो वाला जो ऑप्शन है ये आया था यूपीएससी में, और ये वाला बिल्कुल सही था, बाकी उन्होंने सब घुमा दिए थे। एफआईआई हेल्प इन ब्रिंगिंग कैपिटल अवेलेबिलिटी इन जनरल व्हाइल एफडीआई ओनली टारगेट स्पेसिफिक सेक्टर। बेसिकली इन्होंने जो फोर्थ वाला पॉइंट है इसको थोड़ा सा घुमा दिया था, अभी फोर्थ पॉइंट नहीं था उसके उनके ऑप्शन में, बाकी ये चार थे, तो हमारा फिफ्थ वाला ऑप्शन सही था। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं कि एसबीआई के प्रोविजंस क्या है एफपीआई को लेके। रेगुलेट कौन करता है इसको, देखिए सेबी करता है। अंडर सेबी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर रेगुलेशन 2019, सेबी ने प्रिस्क्राइब किया सर्टेन लिमिट ऑन इन्वेस्टमेंट जिसमें कि एफपीआई कैन मेक इन इंडिया सिक्योरिटीज। लेजिस्लेटिव प्रोविजंस क्या है, फेमा है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, जो कि प्राइमरी लेजिस्लेट करता है एफपीआई को, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 एंड द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड रूल 2005 आर द एडिशनल लेजिस्लेशन। तो ये लेजिस्लेटिव प्रोविजंस है, रेगुलेट कौन करता है, एसबीआई करता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए यूपीएससी में क्या क्वेश्चन आया था, अभी ये तो रिसेंट का क्वेश्चन है, 2-3 साल पहले का, कि यूपीएससी ने पूछा था कि जो एफटीआई होता है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है।
एग्ज़ाम में एज़ इट इज़ ये क्वेश्चन आया था, 4 ऑप्शन थे, उसमें ये सही था कि एफडीआई का कैरेक्टर है लार्जली नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो होता है, मतलब कि इन्वॉल्व नहीं होता है इसमें डेब्ट। इन्वेस्टमेंट इज़ डन थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट इन अनलिस्टेड कंपनी और लिस्टेड कंपनी भी। देखिए ऑप्शन में लिखा था यूपीएससी में कि जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अनलिस्टेड कंपनी में हो सकता है, नहीं। एफडीआई में जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो लिस्टेड कंपनी में भी हो सकता है, जिसमें कि मोर देन 10% पेड अप इक्विटी कैपिटल होना चाहिए और इन्वेस्टमेंट नॉट रिलेटेड टू द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। कंपैरिज़न क्या है एफडीआई और एफपीआई का? हमने पढ़ा भी है ऑलरेडी, आपको बहुत सी चीज़ें होंगी वो क्लियर हो गई होंगी 2 क्वेश्चन से ही। तो एफडीआई जो है वो इट रिफर्स टू द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स टू ऑब्टेन अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द एंटरप्राइज लोकेटेड इन द डिफरेंट कंट्री, व्हाइल एफपीआई रिफर टू इन्वेस्टिंग इन द फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ द फॉरेन कंट्री सच एज़ स्टॉक्स और बॉन्ड अवेलेबल ऑन द एक्सचेंज। जो है देखिए, एफडीआई एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, एफपीआई इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है और एफडीआई हाई कंट्रोल होता है डिग्री ऑफ कंट्रोल में और इसका वेरी लो कंट्रोल होता है एफआईआई में, क्योंकि इसको जो लिक्विडिटी है आप मतलब बहुत जल्दी आप मार्केट से पैसा खींच सकते हो जब आपको लगे कि आपका जो पैसा है वो डूबने वाला है। स्टॉक मार्केट में तो यही होता है ना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है एफडीआई, ऑब्वियस सी बात है, और जो ये होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। और एफडीआई में फिजिक जो इन्वेस्टमेंट होता है किसमें करते हैं, फिजिकल एसेट ऑफ द फॉरेन कंट्री, वाइल इन एफपीआई फाइनेंशियल एसेट में करते हैं। और एंट्री और एग्जिट जो होती है एफडीआई में होती है वो डिफिकल्ट होती है, इसलिए इसको बोलते हैं स्टेबल ज़्यादा है एफआईआई से, दैट्स व्हाई इट इज स्टेबल। और इसमें रिलेटिवली इजी होती है। अब इश्यूज़ आइडेंटिफ़ाइड कर लेते हैं कि क्या है एफपीआई से। देखिए पहले तो ना मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा पॉइंट आपको पता होना चाहिए, सर्कमवेंशन ऑफ प्रेस नोट 3 स्टिपुलेशन। जो प्रेस नोट 3 है वो क्या बोलता है, इट रिक्वायर्स दैट एन एंटिटी ऑफ अ कंट्री जो कि शेयर कर रही है, क्या शेयर कर रही है लैंड बॉर्डर विद इंडिया, सिर्फ इन्वेस्ट कर सकती है गवर्नमेंट रूट के थ्रू। और जो एपीएन 3 है ना वो अप्लाई नहीं होती एफपीआई में। इसका मेन जो ड्रॉबैक है वो यही है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर में जो है पीएन 3 अप्लाई नहीं होता, तो इसे मिसयूज़ कर लिया जाता है और घुमा फिरा के जो है एस्टेब्लिशन कर लिया एक मैनिपुलेशन कर लिया जाता है पीएन 3 का। तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि पीएन 3 अगर आ जाए एग्जाम में कि पीएन 3 इज रिलेटेड टू व्हाट, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि ये किससे रिलेटेड है, हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट से रिलेटेड है, ठीक है। एंड इट ऑल्सो फेलियर टू डिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन आरपीटी। आरपीटी जो होती है अरेंजमेंट होते हैं डील बिटवीन द एंटिटीज विद अ कॉमन इंटरेस्ट और अ रिलेशनशिप बाय कंपनी। जो फ्रेमवर्क होता है एफपीआई का वो अलाउ करता है डायरेक्ट सर्कमवेंटिंग ऑफ द आरपीटी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट है सेबी प्रपोजल फॉर एफबीआई रेगुलेशन, इतना एग्जाम के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब जो है ना मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हम इसको आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट डेब्ट मार्केट। सेबी ने रिलीज किया रिसेंटली फ्रेमवर्क फॉर रोलिंग आउट द कॉर्पोरेट डेब्ट मार्केट डेवलपमेंट फंड, ठीक है। ये क्या है, ये एक तरीके से एक फंड जो है ये कॉर्पोरेट्स को दिया जाएगा उनके डेवलपमेंट के लिए ये फंड। तो फंड सी डी एम डी एफ स्टैब्लिश एज एन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, इट इज एन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड will purchase investment grade corporate debt security during market stress। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है? इट refers to any privately pooled fund established or incorporated in India for investment investing। मतलब कोई भी प्राइवेटली पूल्ड फंड होगा, बहुत सारे लोग आके इसको एस्टेब्लिश करेंगे और जो कि इनकॉर्पोरेटेड हो गया इंडिया में फॉर इन्वेस्टिंग। और ये जो फंड होते हैं वो कलेक्ट होते हैं फ्रॉम द सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर, जैसे कि एंजल इन्वेस्टर हो गया, वेंचर कैपिटलिस्ट हो गया। अब एंजल इन्वेस्टर एंड वेंचर कैपिटलिस्ट पे ऑलरेडी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, ठीक है। आप मुझे बताइए कि डिफरेंस क्या है एंजल इन्वेस्टर में और वेंचर कैपिटलिस्ट में, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इन्वेस्टमेंट ग्रेड refers to the quality of company's credit. The company must be rated at BBB or higher to be considered an investment grade issue। इन्वेस्टमेंट ग्रेड क्या होता है कि क्वालिटी जो होती है ना कंपनी की क्रेडिट की, वो कितना होना चाहिए, रेट होना चाहिए एटलीस्ट बी, ट्रिपल बी की जो रेटिंग होनी चाहिए उसे होना चाहिए, तभी उसे इन्वेस्टमेंट ग्रेड इशू के अंडर रखा जाएगा और उसे इन्वेस्टमेंट दिया जाएगा अगर ट्रिपल बी रेटेड है तो। देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड होगा जो कि परचेज करेगा इन्वेस्टमेंट ग्रेड कॉर्पोरेट डेब्ट सिक्योरिटी
ड्यूरिंग मार्केट स्ट्रेस। कंट्रीब्यूशन क्या है? कंट्रीब्यूशन टू द फंड शैल बी मैंडेटरी फॉर स्पेसिफाइड डेप्ट ओरिएंटेड एमएफ स्कीम एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इनिशियली अभी 15 साल के लिए किया गया है और बाद में इसको एक्सपेंड कर दिया जाएगा एज पर सेबी मैंडेट। कॉर्पोरेट डेब्ट मार्केट क्या होता है? जो बॉन्ड क्रेडिट मार्केट और फिक्स इनकम मार्केट होता है, इट्स कलेक्टिव नेम गिवन टू ऑल ट्रेड एंड इश्यूज ऑफ डेब्ट सिक्योरिटी। और से डिवाइड किया गया गवर्नमेंट डेब्ट मार्केट में और कॉर्पोरेट डेब्ट मार्केट में। तो बेसिकली ये वाला जो फंड है वो किसके लिए? कॉर्पोरेट्स के लिए होगा। नेचर क्या है? इट इज़ अ लॉन्गर टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोवाइड मैच्योरिटी ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर। मतलब 1 साल, कम से कम 1 साल से लेके कितने भी साल के लिए हो सकता है। रेगुलेशन कौन करेगा? सेबी करेगा। हैज जुरिडिक्शन ओवर द कॉर्पोरेट डेब्ट मार्केट। The regulatory jurisdiction between the SEBI and RBI was clarified in 2000 by an amendment. Under RBI regulatory jurisdiction include money market and government security. ठीक है, तो सेबी क्या करेगा? jurisdiction over the corporate debt market और आरबीआई किस पे करेगा? मनी मार्केट एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे। ये हो चुका है क्लियरली नोटिफाइड इन 2000 में। स्टेटस क्या है मार्केट का इंडिया में? आउटस्टैंडिंग कॉर्पोरेट बॉन्ड इन इंडिया परसेंटेज ऑफ जीडीपी स्टूड अराउंड 17%। और जो मतलब ये बहुत कम है अदर एशियन इकोनॉमीज के कंपैरिजन में। जैसे कि साउथ कोरिया है वो मोर देन 80% कॉर्पोरेट बॉन्ड है लेके आती है, और मलेशिया में है प्रेजेंस इसकी मोर देन 50%। सिग्निफिकेंस क्या है कॉर्पोरेट डेब्ट मार्केट का? एक तो इन्वेस्टमेंट नीड ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज होगी, एफिशिएंट एलोकेशन होगा रिसोर्स का, और हेल्थ जो होगी कॉर्पोरेट बैलेंस शीट की वो सुधरेगी। नेक्स्ट है इन्वेस्टर्स सर्विस फंड आईएसएफ एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड आईपीएफ। सेबी लेके आया है इसे और विद द कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड एंड इन्वेस्टर सर्विस फंड, जो कि मेंटेन कर होगा किससे? बाय स्टॉक एक्सचेंज एंड डिपॉजिटरीज। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड है क्या? ऑब्जेक्टिव है टू स्टैब्लिश एन आईपीएफ इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट, जैसे कि स्टॉक ब्रोकर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए एक्सचेंज के। और इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था ऑल, स्टैब्लिशमेंट कौन करेगा? ऑल स्टॉक एक्सचेंज डिपॉजिटरीज सॉल स्टैब्लिश्ड एंड कौन कौन करेंगे? ऑल स्टॉक एक्सचेंज एंड डिपॉजिटरीज। A depository is a financial institution or organization जो कि accept करेगा deposits from businesses and individuals and assists in buying and selling financial इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि स्टॉक्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया। फॉर एग्जाम्पल डीमेट अकाउंट जो है वो इंडिया में ओपन हो सकता है तभी ओनली इन डिपॉजिटरीज सेंट्रल डिपॉजिटरीज सर्विसेज लिमिटेड एंड नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। एग्जाम्पल दिया हुआ है इन्होंने। एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा? द आईपीएफ ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड डिपॉजिटरी एडमिनिस्ट्रेट थ्रू द सेपरेट ट्रस्ट, जो कि सेपरेट ट्रस्ट एक करा जाएगा create for this purpose. Segregated fund करे जाएंगे. The stock exchange and depository shall ensure that fund in the IPF are well segregated and that their IPF is immune for any liabilities of the stock exchange and depository respectively. रिव्यू है इसका, हाफ ईयरली रिव्यू उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कंट्रीब्यूशन क्या है आईपीएफ का? देखिए स्टॉक एक्सचेंज में क्या है कि 1% जो होती है लिस्टिंग फी रिसीव होनी चाहिए। 100% ऑफ इंटरेस्ट, इतना मुझे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है आपको, आप एक बार देख लीजिएगा इसके क्या वो है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट इन्वेस्टर्स सर्विस फंड। ISF aim to provide different kind of services to the investing public. डिफरेंट काइंड ऑफ जो सर्विसेज है वो इन्वेस्टिंग पब्लिक को दिया जाएगी, जैसे कि इन्वेस्टर्स की एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम एंड डिसमिनेशन ऑफ कंपनीज इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा। फंडिंग क्या होगी? स्टॉक एक्सचेंज शैल set aside at least 20% of listing fees received for ISF for providing services to investing public. सुपरविजन कौन करेगा? सुपरविजन इज ऑफ ISF will rest with the regulatory oversight committee. The regulatory oversight committee is one of the 7 committee for market infrastructure institution जिसे स्पेसिफाइड किया गया है स्टॉक एक्सचेंज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन रेगुलेशन 2018 में। एमआईआई होता क्या है? देखिए एमआईआई एक फाइनेंशियल एंटिटी होती है जो कि प्रोवाइड करती है एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रनिंग द डेली ऑपरेशंस इन द स्टॉक मार्केट और कैपिटल मार्केट। जैसे कि हो गया आपका स्टॉक एक्सचेंज हो गया, डिपॉजिटरीज हो गया, क्लियरिंग हाउसेज हो गया। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं एमआईआई के। एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन, तो आपको पता होना चाहिए। यूटिलाइजेशन ऑफ आईएसएफ ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन, इन्वेस्टर ऑब्वियसली बात है इसका यूटिलाइजेशन क्या होगा? प्रमोशन होगा इन्वेस्टर का एजुकेशन में और इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम में। और एटलीस्ट 70-50% जो कॉर्पस होगा वो स्पेंड होगा टायर सेकंड और टायर थर्ड सिटीज में। और कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ आर्बिट्रेटर्स। ट्रांसफर ऑफ अनयूटिलाइज आईपीएफ और आईएसएफ, इसमें एक जो है क्लॉज ये है कि अगर स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरी इज बूट अप और डी रिकॉग्नाइज और एग्जिस्ट, जो बैलेंस आईपीएफ और आईएसएफ है जो कि अनयूटिलाइज पड़ा हुआ विद द स्टॉक एक्सचेंज डिपॉजिटरी, उसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा किसमें? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड सेबी में।
अभी ऐसे ट्रांसफर वाले ऐसे ये इसी में थोड़ा-सा खेल हो जाता है। अगर मान लो यूपीएससी में क्वेश्चन आता है, तो इसमें इसी वाले पॉइंट में थोड़ा-सा आपको फँसा देंगे वो। तो आपको लगेगा नहीं, नहीं लैप्स्ड अनलैप्स्ड होगा या लैप्स्ड होगा, पता नहीं क्या होगा, तो पता होना चाहिए। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एजुकेशन फंड है क्या? इसे एस्टैब्लिश किया था 2007 में सेबी ने, एंड इट इज रेगुलेटेड अंडर सेबी आईपीईएफ रेगुलेशन 2009, और यूटिलाइज किया गया फॉर द प्रोटेक्शन और इसे यूटिलाइज इसलिए किया जाएगा फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स एंड प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस। ठीक है। और फंड फंड कौन करेगा? थ्रू द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एसएबी, ग्रांट्स एंड डोनेशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड अमाउंट इन आईपीएफ आईएसएफ और रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट इज सोशल स्टॉक एक्सचेंज। रिसेंटली सेबी ने अप्रूव की सर्टेन फ्लेक्सिबिलिटी इन द फ्रेमवर्क ऑफ सोशल स्टॉक एक्सचेंज। फ्लेक्सिबिलिटी हाईलाइट दैट फंडिंग कैन बी डन। फ्लेक्सिबिलिटी में क्या बोला गया कि फंडिंग को कैसे कर सकते हैं? तो द इशुएंस ऑफ जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड एंड डोनेशन फ्रॉम म्यूचुअल फंड फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जीरो जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड है क्या? इट इज इशूड ओनली बाय एन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड ऑन सोशल स्टॉक एक्सचेंज अंडर स्पेसिफिक टेन्योर, और इसमें ना ही इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है। इसलिए जीरो कूपन बोला गया है। इट नाइदर ऑफर्स इंटरेस्ट और नॉर रिटर्न द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल भी नहीं मिलेगा। ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस डोनेशन क्या है? वेलफेयर और का टैक्स बेनिफिट, इशुएंस ऑफ इक्विटीज एंड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर एफपीएस। सोशल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज होता है एक सेगमेंट है एग्जिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज का, जो कि हेल्प कर रहा है सोशल एंटरप्राइजेज, जैसे कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो गए, फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइज हो गए, फंड रेज करने के लिए फ्रॉम पब्लिक थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज मैकेनिज्म। एलिजिबल एक्टिविटीज क्या है? फॉर डेमोस्ट्रेटिंग प्राइमेसी ऑफ सोशल इम्पैक्ट इंक्लूड एक तो इरिडिकेट करना हंगर, पॉवर्टी, मॉनिटेशन, इनइक्वलिटी, प्रमोटिंग एजुकेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। एक तरीके से आप बोल सकते हैं ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जो रोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को फुलफिल करना है। नेक्स्ट इज एंटिटीज जो कि एलिजिबल नहीं है टू बी आइडेंटिफाइड एज अ सोशल एंटरप्राइज। एक तो कॉर्पोरेट फाउंडेशन नहीं है, पॉलिटिकल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन और एक्टिविटीज नहीं है। देखिए पॉलिटिकल में आएगा तो आप उसको एलिमिनेट कर देंगे एग्जाम में, बट अगर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन आ गया ना तो मे बी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि जहाँ पर रिलीजन की बात आती है हम लोग थोड़े कंफ्यूज हो ही जाते हैं। तो आप थोड़ा सा, क्योंकि आपको लगेगा कि यार एग्जाम में ये पॉइंट तो गलत नहीं डालेगा, रिलीजन का तो थोड़ा बहुत तो होगा ही, ठीक है, क्योंकि माइनॉरिटीज है कुछ है, तो हमको लगता है ऑब्वियस सी बात है। तो इसमें आपको थोड़ा-सा पता होना चाहिए। और अगर नहीं होगा, उनको नहीं मिलेगा, नॉट एलिजिबल टू बी आइडेंटिफाइड एज़ सोशल एंटरप्राइज़। अगर प्रोफेशनल और ट्रेड एसोसिएशन है, से रिलेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग कंपनीज एक्सेप्ट अफोर्डेबल हाउसिंग। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज़ सोशल एंटरप्राइज़? देखिए रेवेन्यू जो होता है वो एटलीस्ट 67% ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 इयर्स एवरेज ऑफ रेवेन्यू कम फ्रॉम प्रोवाइडिंग एलिजिबल एक्टिविटीज ऑफ मेंबर ऑफ टारगेट पॉपुलेशन। इसमें ये वाला आप देख लीजिए 67% है। कितना? 3 साल, पिछले 3 साल का। सब में ऐसा ही है कि एवरेज ऑफ रेवेन्यू, एवरेज ऑफ एक्सपेंडिचर। और बेनिफिशियरीज में क्या है? बेनिफिशियरीज में है मेंबर्स ऑफ टारगेट पॉपुलेशन टू व्हॉम एलिजिबल एक्टिविटीज हैव बीन प्रोवाइडेड, कॉन्स्टिट्यूट कितना? 67% होना चाहिए पिछले 3 साल का, और टोटल कंज्यूमर बेस एंड टोटल नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज। फिफ्थ टॉपिक हो गया हमारा। अब हम पढ़ते हैं सिक्स टॉपिक के बारे में। तो उससे पहले थोड़ा सा इशू हो रहा था मेरे सिस्टम में, बट अभी थोड़ा ठीक हो गया है। एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। और एक्सटर्नल सेक्टर में फर्स्ट सब टॉपिक है वो है हमारा एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट इन इंडिया। देखिए फर्स्ट पढ़े इसमें करेंसी वैल्यूएशन के बारे में। तो इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव वर्थ और वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म ऑफ अदर, मतलब कि एक करेंसी की वर्थ और वैल्यू इन टर्म ऑफ अदर कंट्री करेंसी। द मोस्ट कॉमन मेथड टू वैल्यू करेंसी इज थ्रू एक्सचेंज रेट। इट इज इन्फ्लुएंस बाय द सेवरल रेट, जैसे कि इंटरेस्ट रेट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, कैपिटल फ्लो हो गया, मनी सप्लाई हो गया, एक्सेट्रा। मेथड क्या है एक्सचेंज डिटर्मिनेशन की? एक तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है, जिसमें कि जो एक करेंसी की वैल्यू है ना वो फिक्स कर दी जाती है टू द वैल्यू ऑफ अनदर करेंसी और बास्केट ऑफ करेंसी और कमोडिटी लाइक गोल्ड। और सेंट्रल बैंक जो है वो एक्टिवली इंटरवीन करती है टू मेंटेन द फिक्स रेट। ठीक है। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सेंट्रल बैंक एक्टिवली इंटरवीन करती है। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल है, फ्लोटिंग है, तो इसे कौन करता है? डिटरमाइन मार्केट फोर्सेस के थ्रू होती है ये, जैसे इट डिपेंड ऑन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसी इन इंटरनेशनल मार्केट। और इसमें सेंट्रल बैंक डायरेक्टली नहीं करती है इंटरवीन। एंड देन इज मैनेज एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस, बट सेंट्रल बैंक में अकॉर्डिंगली इंटरवीन टू इन्फ्लुएंस द एक्सचेंज रेट। इफेक्ट इफेक्ट क्या होता है एक्सचेंज रेट का? इन्फ्लेशन एंड ओवर वैल्यूड करेंसी कैन कंट्रीब्यूट टू लोअर इन्फ्लेशन बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड गुड। अब देखिए कॉस्ट तो ये कर रही करेगी इम्पोर्टेड गुड्स की रिड्यूस,
लेकिन हमें एक्सपोर्ट में ये ट्रेड डिफिसिट हो जाएगा ना, एक्सपोर्ट हो जाएँगे वो लेस कॉम्पिटिटिव हो जाएँगे, ठीक है? अगर बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड करेंसी है तो। क्योंकि इसमें ये है कि इन्फ्लेशन पे इफेक्ट पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए इन्फ्लेशन पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर बहुत ही ओवर वैल्यूड करेंसी है, देखिए अप्रिसिएशन ऑफ करेंसी और डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी क्या इफेक्ट है ये आपको पता होना चाहिए। बहुत कुछ टर्म्स हैं, कुछ डिफरेंस हैं इकोनॉमी में जो आपको पता ही होने चाहिए। एग्जाम में उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है? जैसे कि अगर इन्फ्लेशन होगा तो ओवर वैल्यूड जो करेंसी है वो क्या करेगी, महंगाई कम करने में फ़ायदा करेगी और रिड्यूस कर देगी जो कॉस्ट है इम्पोर्टेड गुड्स की और सर्विसेज की। जिससे क्या होगा, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, सेंट्रल बैंक जो होगी वो रिस्पॉन्ड कर देगी टू अ स्ट्रेंथिंग करेंसी बाय लोअरिंग इंटरेस्ट रेट। जिससे क्या होगा कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो स्टिमुलेट हो जाएँ और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो हमारी डिक्लाइन हो जाएँगी, क्योंकि जो स्ट्रॉन्गर करेंसी है वो देखिए महँगाई तो कम करेगी, बट ये रिड्यूस कर देगी एक्सपोर्ट ड्रिवन सेक्टर को। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट जो हो जाएगा ना, वो लेस कॉम्पिटिटिव हो जाएगा एंड इम्पोर्ट जो हो जाएगा वो मोर अट्रैक्टिव हो जाएगा। इसीलिए ओवरऑल जो ग्रोथ होगी, जब एक्सपोर्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो होगी वो थोड़ी-सी डिक्लाइन हो जाएगी। कैपिटल फ्लो स्ट्रॉन्गर करेंसी अट्रैक्ट कर देगी मोर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि इन्वेस्टर्स को लगेगा कि हायर रिटर्न्स हैं ड्यू टू करेंसी एप्रिसिएशन। अच्छा, एक ग्रीशम लॉ का एक टर्म है जो आजकल बहुत न्यूज़ में था, श्रीलंका की वजह से भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। इट इज़ इन अ फिक्स एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल किस में होता है इसका यूज़? इन अ फिक्स एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट, एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसमें कहते हैं कि बैड मनी ड्रिवन आउट गुड, जो कि बुरा पैसा है वो अच्छे पैसों को बाहर निकाल देता है और इट कॉजेज अंडर वैल्यूड करेंसी टू गो आउट ऑफ सर्कुलेशन। ओवर वैल्यूड करेंसी रिमेन इन सर्कुलेशन बट इट डज नॉट फाइंड एनफ बाय। अब बैड मनी ड्राइव आउट गुड, इसको हम कैसे देखिए पढ़ सकते हैं। एक एग्जाम्पल है छोटा-सा। मान लिया कि जो 2000 के नोट्स अभी बंद हो गए हैं, तो उसमें है कि आपको कोई आके देता है 2000 के नोट, ठीक है? और वो बोलता है कि तुम्हें इसको ही खर्च करने हैं, बट आपके पास ऑलरेडी पुराने नोट हैं। तो आप आपको ये लगेगा ना कि नहीं यार, पहले मैं पुराने वाले नोट्स को खर्च करूँगा, नए वालों को बाद में करूँगा, ठीक है? अभी मैं नए वालों को नहीं करता हूँ और पुराने वाले को पहले मार्केट में करूँगा खर्च, क्योंकि ये बंद होने के टाइम पे है। या जो भी है कि पुराना ऑब्वियस सी बात है, पुराने नोट को ज़्यादा खर्च जल्दी हम लोग निकालना चाहेंगे अपने पास से। तो इससे क्या होगा कि जो जो बैड मनी है ना, जो पुराने नोट है, वो जो नया नोट है ना, धीरे-धीरे मार्केट से कम होने लगेगा। क्यों? क्योंकि पुराने नोट को लोग ज़्यादा जल्दी खर्च करेंगे और धीरे-धीरे जो मार्केट में जो नया पैसा रुपए होंगे अपने पास रखने लगेंगे और जो नया रुपया होगा वो मार्केट से गायब होने लगेगा। इसको इसलिए बोलते हैं बैड मनी ड्रिवन ड्राइव्स आउट गुड। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने नोटिफाइड की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023। अब यार ये क्या है ना कि यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस में कोई भी है ना, तो ऐसे जो न्यूज़ हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी नोटिफाइड किया तो उसके कैरेक्टर्स पूछ लिया जाता है क्या नहीं है, इस तरीके से। अब हमारे प्रीलिम्स के पर्पज से क्या इंपॉर्टेंट है वो हम देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन दिया गया है, नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर conferred under section 5 of the foreign trade development and regulation act 1992 और एंड इट्स बेस्ड ऑन प्रिंसिपल जैसे कि रेस्पॉन्सिवनेस टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेड एंड ट्रस्ट एंड पार्टनरशिप विद द एक्सपोर्टर्स। 4 पिलर्स हैं न्यू एफटीपी के, फ्रॉम इंसेंटिव्स टू टैक्स रेमिशन, ग्रेटर ट्रेड फैसिलिटेशन थ्रू टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन एंड कंटिन्यूस प्रोसेस अरेंजिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन थ्रू कोलैबोरेशन, जैसे एक्सपोर्टर्स के बीच में, स्टेट्स के बीच में, डिस्ट्रिक्ट के बीच में। फोकस ऑन इमर्जिंग एरियाज ई कॉमर्स एक्सपोर्ट, जैसे कि डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब बनाना है, स्ट्रीमलिंग इस कॉमेट पॉलिसी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये वाला जो डाटा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालाँकि ये ना थोड़ा-सा पुराना है। अभी जब आपका एग्ज़ाम आने वाला होगा तो आप एक बार ना गूगल पे सर्च कर लीजिएगा कि नया डाटा क्या बोलता है। बट हम इसको देख लेते हैं। ये बोल रहा है कि इंडिया का एक्सपोर्ट देखिए 2016 से 2023 में कितना ज़्यादा बढ़ा है। $435 बिलियन था और अभी हो गया $760 बिलियन।
इंडिया का ट्रेड बैलेंस देखें हम तो मर्केंटाइज ट्रेड डेफिसिट कितना है, डेफिसिट ही डेफिसिट है, ठीक है। सर्विस ट्रेड डिसप्लस में भी सरप्लस में भी डेफिसिट है, और ओवरऑल ऑल ट्रेड डेफिसिट तो है ही है, बढ़ ही रहा है कंटिन्यू। इंडियाज एक्सपोर्ट टारगेट क्या है, इंडिया का जो एक्सपोर्ट टारगेट है वो $2 ट्रिलियन फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बाय 2030 तक इनको इतना $1 ट्रिलियन का गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट करना है। टॉप एक्सपोर्ट कमोडिटीज क्या है, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक गुड, राइस, केमिकल, ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स। देखिए यूपीएससी में ऑलरेडी क्वेश्चन ऐसे आ चुका है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किसका होता है, एक्सपोर्ट किसका, और यूपीपीसीएस का तो या स्टेट पीसीएस का तो कि ये ऐसे जो होते हैं ना फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। तो जब एग्जाम आने वाला हो तो आप एक बार ऐसे डाटा को फिर से देख लिया करिए। नेक्स्ट है इंडिया के टॉप इंपोर्ट सोर्स नेशन क्या है, इंपोर्ट देखिए चाइना है, यूएई है, यूएसए है एंड रशिया है। और इंडिया की टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कौन से हैं, यूएसए, यूएई, नेदरलैंड एंड चाइना। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, बहुत ध्यान से आप इसको देख लीजिएगा और एग्जाम से जस्ट पहले एक बार और चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट ट्रेड फैसिलिटेशन एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एफटीपी 2023 इनिशिएटिव क्या लिए गए हैं इसमें, एक तो नेशनल कमिटी ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन बनाई जाएगी टू फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डब्ल्यूटीओ ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट। डब्ल्यूटीओ टीएफए जो कि क्या है, ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट कब आया था, 2017 में आया था, टू एड्रेस द इशू ऑफ रेड टेप अक्रॉस द बॉर्डर एंड स्ट्रीमलाइन द मूवमेंट ऑफ गुड। इनिशिएटिव क्या है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड की, इतना कुछ देखिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये। एक बार ना आप पढ़ लीजिएगा बस इसको। टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस बनाए जाएंगे फॉर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्शन सेक्टर सेंटर्स, जिसमें कि कुछ सेलेक्टेड टाउन है जिसमें प्रोड्यूस करेंगे, जो कि प्रोड्यूस करेंगे कितना, 750 करोड़ और मोर में बी नोटिफाई एज द टी बेस्ड ऑन द पोटेंशियल फॉर ग्रोथ इन एक्सपोर्ट। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अनवील सिस्टम बेस्ड ऑटोमेशन स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट अंडर एफटीपी 2023। ये हो क्यों नहीं रहा है, किसी किसी पेज पे हो रहा है, किसी किसी पेज पे नहीं हो रहा है, क्या। एक्सपोर्ट प्रमोशन इनिशिएटिव क्या है एफटीपी 2023 के, डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब्स इनिशिएटिव, स्टेट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी एंड डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी बनाई जाएंगी टू स्ट्रेटेजाइज एक्सपोर्ट एट द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल रेस्पेक्टिवली। एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन और प्रोग्राम करे जाएंगे इन डिस्ट्रिक्ट में टू फोकस ऑन ब्रांडिंग, पैकेजिंग, डिजाइन, मार्केटिंग ऑफ आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। कन्वर्जेंस किया जाएगा ऑनगोइंग स्कीम्स का टू सपोर्ट दिस इनिशिएटिव। एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड स्कीम है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू फैसिलिटेट द इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स फॉर प्रोड्यूसिंग क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज एनहेंस इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिव। और ये अलाउ करेगा इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एट जीरो कस्टम ड्यूटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या करेगा, जीरो कस्टम ड्यूटी पे इंपोर्ट करेगा कैपिटल का अलाउ। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, कैपिटल गुड्स होते हैं जो कि मैन मेड होते हैं, ड्यूरेबल आइटम जो कि बिजनेस यूज करता है टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज, टूल्स, मशीनरीज और बिल्डिंग्स, व्हीकल्स, कंप्यूटर्स, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, जो कि ये सारे क्या हो गए, कैपिटल गुड्स हो गए। एलिजिबिलिटी क्या होगी इसकी, ये कवर करेगा मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर्स को, मर्चेंट एक्सपोर्टर्स को, सर्विस प्रोवाइडर्स को हु हैव सर्टिफाइड एज कॉमन सर्विस प्रोवाइडर्स, सीएसपी वाला डीजीएफटी। मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर्स क्या होते हैं, इट इज अ पर्सन जो कि एक्सपोर्ट कर रहा है गुड मैन्युफैक्चर बाय हिम और इंटेंट टू एक्सपोर्ट, ठीक है। और मर्चेंट एक्सपोर्टर वो पर्सन होता है जो कि ट्रेडिंग एक्टिविटीज में और एक्सपोर्टिंग और इंटेंडिंग टू एक्सपोर्ट गुड। एक्सपोर्ट ये सारा ना, ये आप पढ़ेंगे ना अच्छे से आपको पता चल जाएगी चीज़ें। एक्सपोर्ट प्रमोशन यूनिट्स बनाई जाएंगी, इसका ऑब्जेक्ट होगा टू प्रमोट एक्सपोर्ट, इनहेंस फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग एंड अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट फॉर ग्रोथ प्रोडक्शन, और क्या करना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एलिजिबल यूनिट्स कौन सी होंगी, यूनिट्स जो कि एक्सपोर्ट करेंगे एंटायर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि सेटअप करेंगी अंडर द एक्सपोर्ट अंडर द जो कि सेटअप होंगे अंडर द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट स्कीम, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्कीम, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्कीम और बायोटेक पार्क स्कीम फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड। और इसमें ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रेडिंग यूनिट्स है ना, उन्हें कवर नहीं किया है इसमें, ठीक है।
डीम्ड एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं? डीम्ड एक्सपोर्ट रिफर टू वो ट्रांजैक्शन जिसमें कि गुड को सप्लाई तो किया गया है बट वो उसने लीव नहीं किया है कंट्री को, एंड पेमेंट फॉर सच सप्लाईज इज रिसीव्ड आइदर इन इंडियन रुपीज और इन फॉरेन एक्सचेंज। जो डीम एक्सपोर्ट होता है उसमें गुड को ना सोल्ड कर दिया जाता है विद इन इंडिया टू एनीबडी जो कि होल्ड कर रहा है लाइसेंस फॉर द इम्पोर्ट ऑफ दीज वेरी गुड। जैसे कुछ लोग होते हैं वो लाइसेंस ले लेते हैं कि इम्पोर्ट का विद इन इंडिया, ठीक है, इंडिया से बाहर तो नहीं जा रहा, लेकिन लाइसेंस ले लेंगे कि हम हमें इंपोर्ट करने का लाइसेंस मिल जाए ये गुड्स को। तो अगर कोई पर्सन उन लोगों को एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसको बोल देंगे डीम गुड। द सेलर सेलिंग द सेड गुड अगेंस्ट एन इम्पोर्टेड लाइसेंस इज डीम्ड एक्सपोर्टर। और जो बायर वो है क्या है, डीम्ड इम्पोर्टर है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका? ऑब्जेक्टिव होता है कि एक डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को फायदा पहुंचाना और प्रमोट करना, क्या मेक इन इंडिया। अदर के इनिशिएटिव क्या है एफटीपी के? प्रमोट करना क्रॉस बॉर्डर बॉर्डर ट्रेड इन डिजिटल इकोनॉमी, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब बनाना, और फाइनेंशियल असिस्टेंट देना अंडर मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव स्कीम्स में। प्रमोशन करना ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स का थ्रू पोस्टल रूट, डाक घर निर्यात केंद्र बनाए जाएंगे। ऑपरेशनलाइज थ्रू द आउट द कंट्री टू वर्क इन हब एंड स्पोक मॉडल, जिसमें कि फॉरेन पोस्ट ऑफिस होंगे जो कि फैसिलिटेट करेंगे क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स। ड्यूटी एग्जाम्पशन और एमिशन स्कीम्स क्या होंगी? एडवांस ऑथराइजेशन। एडवांस ऑथराइजेशन क्या होता है? इट इम्पोर्ट अंडर एडवांस ऑथराइजेशन एग्जाम्प्टेड होते हैं फॉर पेमेंट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटीज। ठीक है, कि एग्जाम्प्ट कर दिया जाता है इन्हें बेसिक कस्टम कस्टम ड्यूटी से, एडिशनल कस्टम ड्यूटी से, एजुकेशन सेस से, एंटी डंपिंग ड्यूटी से, काउंटरवेलिंग ड्यूटी एंड सेफगार्डिंग ड्यूटी, ट्रांसिशन प्रोडक्ट स्पेसिफाइड वेरेवर एप्लीकेबल। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन क्या होता है? ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन शैल बी एग्जेम्प्टेड ओनली फ्रॉम पेमेंट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी। एडवांस ऑथराइजेशन और ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन में फर्क आपको पता चल गया कि एडवांस ऑथराइजेशन में बहुत सारे जो टैक्सेस होते हैं सेक्सेस होते हैं उनसे एग्जाम्प्टेड हो जाते हैं, और ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन में सिर्फ और सिर्फ पेमेंट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी सही एग्जाम्पल होते हैं। स्कीम्स फॉर एग्जामिनेशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट, रोड टेप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, ठीक है, तो आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा रोड टेप स्कीम कौन सी होती है। ठीक है, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू रिफंड करंटली रिफंडेड ड्यूटीज टैक्सेस लेवीज एट द सेंट्रल एंड स्टेट एंड लोकल लेवल बॉर्न ऑन द एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट। ऑल्सो नोटिफाइड करता है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और एडमिनिस्ट्रेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। Next is SCOMED, Special Chemical Organism Material Equipment and Technology। इस, इसका क्या है? रेगुलेशन करना डबल यूज आइटम्स का इन कॉन्सर्न्स विद द गाइडलाइंस एंड कंट्रोल लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड ऑब्लिगेशन एज वेल एज मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स। इंडिया ने रेगुलेट किया है एक्सपोर्ट ऑफ डबल यूज आइटम्स को, न्यूक्लियर रिलेटेड आइटम्स को, इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी। It either prohibited or permitted under an authorization unless specifically exempted। स्कॉमेट लिस्ट क्या होती है? एक इंडिया की नेशनल एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट है जो कि अलाइन करती है टू कंट्रोल लिस्ट ऑफ ऑल द एमईसीआरस एंड कन्वेंशंस। स्कॉमेट आइटम्स को रेगुलेट करा जाता है अंडर द वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस, अंडर डिलीवरी सिस्टम प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट। इंपोर्टेड गुड्स को कवर किया जाता है सिर्फ और सिर्फ स्कॉमेट लिस्ट में, नॉट परमिटेड फॉर द एक्सपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इंपोर्टेड गुड्स को कवर किया जाता है। Next is outreach program on SCOMED will be organized by the DGFT in association with administrative ministries, departments and trade association for effective awareness among the exporters। ठीक है, ये क्या है? इस तरीके से याद करेंगे हम चीज़ों को कि जो न्यूक्लियर मटेरियल्स, न्यूक्लियर रिलेटेड अदर मटेरियल्स और इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी होंगी उनकी कौन सी अथॉरिटी होगी? जो रिस्ट्रिक्शनल लाइसेंसिंग अथॉरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। लेकिन न्यूक्लियर रिलेटेड अदर इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी नॉट कंट्रोल अंडर कंट्रोल जीरो, इस वाले उसमें कंट्रोल नहीं होंगे, उन्हें कौन करेगा? डीजीएफटी करेगा। ठीक है, एंड म्यूनिशन लिस्ट जो कि मिलिट्री के यूज में होते हैं उन्हें म्यूनिशन लिस्ट बोलते हैं, और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस करेगी इसका जुरिस्डिक्शन। तो ये तीन आप याद रखिए, बाकी सब में कुछ भी आए तो डीजीएफटी होगा, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है,
इस तरीके से याद किया जाता है चीज़ों को। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स ऑफ इंडिया। Recently, Union Cabinet approved signing and ratification of bilateral investment trade treaty bit with the UAE. किसके उसमें किया है साइन? UAE। बिट क्या है? बिट इज अ रेसिप्रोकल एग्रीमेंट फॉर अकॉर्डिंग प्रोटेक्शन टू इन्वेस्टमेंट बाय नेशनल एंड कंपनीज ऑफ वन स्टेट इन अनदर स्टेट। टाइप ऑफ एफटीए क्या है? देखिए टाइप ऑफ एफटीए पहले आता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि रिड्यूस कर देता है ड्यूटीज को ऑन एन एग्रीड नंबर ऑफ प्रोडक्ट। कुछ प्रोडक्ट होंगे जिसमें की जो ड्यूटीज को है वो रिड्यूस कर दिया जाएगा। देन इज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें जो मेंबर्स होंगे वो रिड्यूस कर देंगे टैरिफ ऑन ट्रेड अमंग देमसेल्फ। देन आता है कस्टम यूनियन। कस्टम यूनियन इसमें मेंबर अप्लाई करेंगे कस्ट कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ, जो कि मेंबर नहीं है। देन इज कॉमन मार्केट। कस्टम यूनियन जहाँ पे मेंबर अलाउ करेंगे मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल। देन इज इकोनॉमिक यूनियन। कॉमन मार्केट जहाँ पे मेंबर्स इंटीग्रेट करेंगे मॉनेटरी एंड फिजिकल फिजिकल पॉलिसीज में। अबाउट फॉरेन ट्रेड एंड एग्रीमेंट। एफटीए जो एक ट्रीटी है बिटवीन टू और मोर कंट्रीज दैट रिड्यूस और एलिमिनेट बैरियर्स टू ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज। एफटीए सिर्फ और सिर्फ यूजुअली कवर करती है क्या? ट्रेड गुड्स एंड सर्विसेज में जो ट्रेड होता है उसको। एफटीओ कैन ऑल्सो कवर आईआरपीआर, अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एंड कंपटीशन पॉलिसी। एफटीए जो होता है ना, यूजुअली इसको बोलते हैं हम एक डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम है, जिसमें कि कंट्रीज अलाउ कर रही हैं कि हम ठीक है आप हमें कर दीजिए कम, उसमें रिड्यूस करेंगे टैरिफ और आप हमारा प्रोडक्ट पे रिड्यूस करिए टैरिफ, हम आपके उस पे। तो एक तरीके से ये डिस्क्रिमिनेटरी हो गया ना। जो नॉन मेंबर्स कंट्री हो गए उनके खिलाफ तो ये डिस्क्रिमिनेटरी हो गया। बट फिर भी डब्ल्यूटीए बोलता है एफटीए आर ऑथराइज अंडर डब्ल्यूटीओ। अ कंट्री में एंटर एन एफटीए इफ इट ऑब्जर्व सर्टेन कंडीशन स्टipulated इन द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द डब्ल्यूटीए एग्रीमेंट। इंडिया ने कितना 1350 साइन किए हैं वेरियस कंट्रीज से, जैसे कि श्रीलंका, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, सिंगापुर, साउथ कोरिया, जापान, मलेशिया। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया ने किस किस के साथ साइन किया हुआ है या किसके साथ नहीं किया हुआ। तो देखिए इसमें बस थोड़ा सा ऐसा लिखिए कि यूएसए ऑस्ट्रेलिया के साथ तो किया हुआ है, यूएसए और यूके यहाँ पे कहीं भी मेंबर नहीं है। एक्सपोर्ट टू कंट्रीज रीजन विद विच इंडिया शेयर ट्रेड एग्रीमेंट सच एज एफटीए हैव रजिस्टर्ड अ ग्रोथ ऑफ कितना 20.75% ग्रोथ किया है इन लास्ट 5 ईयर्स। रिसेंट क्या इंडिया ने जो डेवलपमेंट किए हैं एफटीएस। एक तो इनोवेटिव डिजाइन, डिजिटल ट्रेड भी होने लगा है विद इन द एम्बिट ऑफ इट्स एफटीए विद यूएई के साथ किया है। फर्स्ट, एड्रेसिंग नॉन टैरिफ बैरियर। नॉन टैरिफ बैरियर हम अभी आगे बढ़े पढ़ेंगे क्या बोलते हैं इनको नॉन टैरिफ पीरियड में। और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का भी जो एफटीए साइन हुआ है इसी एड्रेस को इशू को लेने के लिए हुआ है। फोकस ऑन द सर्विस सेक्टर। Previous agreement did not pay for a robust trading services. Natural trading partners, trade market basket of these nations show a good degree of complementarity, thus classifying them as natural trading partner. India Asian FTA. India and Association of South Asian Nation have agreed to conclude the review of existing FTA in goods by 2025. नेक्स्ट इज ग्लोबल ट्रेड बैरियर। डब्ल्यूटीओ ने जो है वो फ्लैग कर दिया है ग्रोइंग फ्रेगमेंटेशन इन इंटरनेशनल ट्रेड विद एन ओवर 9-fold इंक्रीज इन नंबर ऑफ ट्रेड कंसर्न रेस्ड। अभी क्या हुआ है? 9-fold जो है 9 टाइम्स इंक्रीज हो गया है ट्रेड कंसर्न का रिसेंट बिटवीन द 2015 से लेकर 2022 तक। अब ट्रेड बैरियर्स होते क्या हैं? देखिए ट्रेड बैरियर रिफर्स टू एनी रेगुलेशन और पॉलिसी जो कि रेस्ट्रिक्ट कर रहा है इंटरनेशनल ट्रेड को स्पेसिफिकली, जैसे कि टैरिफ हो गया, कोटा हो गया और लाइसेंस हो गया। टाइप होते हैं, एक तो टैरिफ बैरियर होता है, एक एनटीबी होता है। अभी हमने देखा ऊपर क्या था। टैरिफ बैरियर तो होता है बेसिकली आपने टैक्स कम कर दिया, ठीक है। इज अ टैक्स एंड इट एड टू द कॉस्ट बोर्न बाय कंज्यूमर ऑफ इम्पोर्टेड गुड। और नॉन टैरिफ बैरियर बेसिकली जो होता है ना, इंडिया की 80% चीज़ें जो होती है ना इसीलिए इशू करती हैं ग्लोबल ट्रेड में, वो लोग मना कर देते हैं कि एनटीबीज में मेनली इशू रहता है। नॉन टैरिफ मेजर्स होते हैं जैसे कि पॉलिसी मेजर्स अपार्ट फ्रॉम टैरिफ, जो कि इम्पैक्ट करते हैं इम्पोर्ट इनटू अ कंट्री। जब एनटीएम आर्बिट्री हो जाते हैं, बियॉन्ड साइंटिफिक जस्टिफिकेशन हो जाते हैं और क्रिएट करते हैं हर्डल फॉर ट्रेड, तब उन्हें एनटीबी बोलते हैं। अंकटाड ने जैसे किया है क्लासिफाई कितना 16 टाइप ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर को, जैसे कि टेक्निकल बैरियर जैसे सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी मेजर्स हो गए। नॉन टेक्निकल बैरियर
जैसे कि हो गया रूल्स ऑफ ओरिजिन हो गया, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर हो गया, एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स हो गए। अभी इम्पैक्ट क्या हो रहा है इंडिया का ट्रेड बैरियर की वजह से इंडियन इंडस्ट्री पे 80% ऑफ जो इंडिया का ट्रेड हो रहा है वो सब्जेक्ट टू सम एनटीपीज। दो की इंडियन एक्सपोर्ट रूटीनली फेसिंग हाई एनटीपीज आर, जैसे टी हो गया, बासमती राइस हो गया, एनिमल प्रोडक्ट, केमिकल प्रोडक्ट टू द यूरोपियन यूनियन। सिसेमी सीड्स हो गए, श्रिम्प्स हो गए, मेडिसिन अप्रैल। जापान इशू करता है कि जो सिसेमी सीड हो गए, श्रिम्प हो गए, मेडिसिन हो गए, वो इंडिया की एनटीपी की वजह से ठीक नहीं है। मीट, फिश, डेयरी प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, चाइना इशू उठाता है इस बात पे। और यूएसए किस पे उठाता है, फ्रूट और शिप पे जो है हमारा इम्पोर्ट है वो मना कर देता है। जैसे कि अल्फोंसो मैंगो का भी एग्जाम्पल था, तो कंट्री ने बोल दिया था कि नहीं, आपके सही नहीं है, हम नहीं लेंगे। ठीक है। बेसिकली सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी मेजर जो होते हैं वो मेन कंसिडर होते हैं टू इंडियन एक्सपोर्ट इन एडवांस इकोनॉमी। नेक्स्ट इज अंकटाड। अंकटाड देखिए आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फर्स्ट तो इनकी जो इनकी जो रिपोर्ट होती है, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, जो इन्होंने ग्रोथ प्रोजेक्ट की है वर्ल्ड की 2.4% की है 2023 में, एज इट इज याद कर लीजिए इसको। ठीक है। और इंडियन इकोनॉमिक प्रोजेक्शन क्या है, इंडिया की ग्रोथ बताइए इन्होंने 6.6% रहेगी 2023 में, और 6.2% कितनी रहेगी 2024 में। अच्छा, अंकटाड में मेंबर्स कितने हैं? 195 मेंबर्स हैं। ठीक है, बात को याद रखेंगे हम। और अलग अलग रिपोर्ट्स की बात करें तो ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, डिजिटल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, रिव्यू ऑफ मैरिटाइम रिपोर्ट, ये सब कौन रिलीज करता है? अंकटाड रिलीज करता है। नेक्स्ट इज डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया ने अपील किया अगेंस्ट द रूलिंग बाय डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, जो कि दैट इंडिया वायलेटेड जीरो टैरिफ कमिटमेंट अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट। ठीक है, क्या हुआ है कि डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी ने इंडिया को इस बात के लिए बोला है, ये बोला है कि इंडिया ने वायलेट किया है जीरो टैरिफ कमिटमेंट को अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट। डिस्प्यूट सेटलमेंट के बारे में पढ़े तो डब्ल्यूटीओ में दे आर टू मेन वेज टू सेटल डिस्प्यूट वंस। टू मेन वेज हैं। एक तो पार्टी या तो म्यूचुअली एग्री कर ले, या तो एजुडिकेशन के थ्रू, जहाँ पे सब्सिक्वेंट इम्प्लीमेंटेशन पैनल का होता है, और अपीलेट बॉडी रिपोर्ट बनाती है। नेक्स्ट है, देखिए की डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट आप देख लीजिए। एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ऑलरेडी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। ट्रिप्स पे ऑलरेडी कितने सारे क्वेश्चन आते रहते हैं यूपीएससी में। Agreement to TRIPS is trade-related aspect of IPR. The agreement on technical barrier to trade, trade facilitation agreement guards the general agreement on trade and services. The agreement on trade-related investment on measure TRIPS बोलते हैं, and the other is the agreement on application of sanitary and phytosanitary measure. थ्री मेन स्टेजेस रहती है डब्ल्यूटीओ और डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसेस में। एक तो कंसल्टेशन बिटवीन द पार्टीज and adjudication by the panel whose ruling or report can be challenged at the WTO's appellate body, or implementation of the ruling, which include possibility of countermeasure in the event of failure of party in implementing rule. WTO के बारे में पढ़ें तो WTO एक ओनली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इट इज द ओनली ग्लोबल फोरम फॉर सेटिंग द रूल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। और ये फैसिलिटेट करता है ट्रेड नेगोशिएशन, मॉनिटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट, एंड सर्व एज अ फोरम फॉर सेटलिंग ट्रेड डिस्प्यूट बिटवीन कंट्रीज। मैराकेश एग्रीमेंट ने स्टैब्लिश किया था डब्ल्यूटीओ, और इसे साइन किया गया था 1994 में। ऑन द कंक्लूजन ऑफ कब उर्गो राउंड हुआ था, उसके कंक्लूजन में हुआ था, इसको साइन किया गया था। डब्ल्यूटीओ जो है सक्सेसर, वो क्या है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड गेट ट्रेड का जो है सक्सेसर है, जिसे 1948 में किया गया था। ठीक है, तो अगर गेट पूछ लिया था एग्जाम में कि गेट कब हुआ था स्टैब्लिश, तो 1948 में हुआ था। ठीक है, फाउंड किया गया था 1948 में, और डब्ल्यूटीओ को किया गया था कब, 1994 में। अच्छा, डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स कितने हैं? 164 मेंबर। इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोस्टली ना 193 190 ऐसे मेंबर्स होते हैं, बट डब्ल्यूटीओ के कितने हैं? 164 मेंबर्स हैं। इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एग्रीमेंट एट डब्ल्यूटीओ वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो इंडिया है वो पार्ट नहीं है। इट इज लॉन्च इन 2017 बाय ग्रुप ऑफ डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप्ड डब्ल्यूटीओ मेंबर। और ये एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है जिसका एम क्या है, डेवलपिंग अ मल्टीलेटरल एग्रीमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट दैट विल इंप्रूव इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस क्लाइमेट।
अभी रिसेंटली इशू क्या चल रहा है, डेवलपिंग कंट्री स्टेटस का इशू चल रहा है, जिसमें यूएस ने बोला है कि भाई चाइना जो है ना अपने आप को डेवलपिंग कंट्रीज बोलती रहती है, और चाइना अभी नो लॉन्गर इज कंसिडर्ड अ डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। बट चाइना बोलती है भाई हम तो डेवलपिंग कंट्री है। इशू क्या है, क्योंकि कुछ जो है वो ट्रेड रिलेटेड और बहुत सारे इश्यूज वो मिलते हैं, इन लोगों को बेनिफिट मिलते हैं जो हमारी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन्हें। इसलिए डब्ल्यूटीओ ने कोई भी डिफाइन नहीं कर रखा, कहीं भी डिफाइन नहीं कर रखा है कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री, और उसने मेंबर्स के ऊपर छोड़ दिया है कि वो अपने आप को अनाउंस करें वेदर दे आर डेवलप्ड और डेवलपिंग। यूनाइटेड नेशन के पास भी कोई फॉर्मल डेफिनेशन नहीं है डेवलपिंग कंट्रीज की, बट स्टिल यूजेज द टर्म फॉर मॉनिटरिंग पर्पस। नेक्स्ट डी डॉलराइजेशन। रिसेंटली ब्रिक्स जो नेशन है, देखिए ब्रिक्स में और भी जो नेशन है वो ऐड हो चुके हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि कौन कौन से नेशन ऐड हो चुके हैं ब्रिक्स में। और ये भी बताइए कि रिसेंटली आपने अगर पढ़ा होगा स्पीडी का करंट अफेयर, तो उसमें एक कंट्री ने ना ब्रिक्स की जो मेंबरशिप है ना वो मतलब रिजेक्ट कर दिया कि हम जो जो न्यू जो हुए हैं एट 6 कंट्रीज, उसमें उन्होंने एक कंट्री ने रिजेक्ट कर दिया कि हम नहीं बनना चाह रहे ब्रिक्स का पार्ट। तो आप इस इन दोनों आंसर्स का आप मुझे आंसर दीजिए, दोनों क्वेश्चन का आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकता है। बेसिकली देखिए डी डॉलराइजेशन है क्या, कि इन्होंने क्या किया, ये ब्रिक्स करेंसी बनाएंगे और करेंगे एक ब्रिक्स की जो मतलब अलग अलग कंट्रीज की जो करेंसी है, और इनको यूज किया जाएगा क्रॉस बॉर्डर ट्रेड में। मतलब कि अगर कोई रशियन करेंसी है, तो उसमें अगर हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, तो जब जो हमें देना होगा वो हम उन्हें रशियन पैसा देंगे और वो हमें इंडियन देंगे, ठीक है। तो इससे इससे क्या होगा कि जो डॉलर है ना, डॉलर डॉलर का ही मोस्टली जो हम लोग का वो होता है, पेमेंट होता है, वो किस में होता है, डॉलर में होता है। तो उससे कहीं ना कहीं जो डॉलर है उसकी जो मनमानी होती है, जो यूएस का जो वो रहता है, वो हम कहीं न कहीं बेनिफिट में हो जाएँगे। इट रिफर्स वेयर इन कंट्रीज टेंड टू रिड्यूस देयर रिलायंस ऑन द यूएस डॉलर एज़ अ रिवर्स रिजर्व करेंसी मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड एज़ अ यूनिट ऑफ अकाउंट। डिटरमिनेंट क्या है ग्लोबल करेंसी के? एक तो देखिए ओपन इकोनॉमी होनी चाहिए, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। पॉलिटिको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होना चाहिए, एक्सेप्टेबिलिटी होना चाहिए और ट्रस्ट होना चाहिए। डीडोलराइजेशन क्यों बोल रहे हैं कि डीडोलराइजेशन होना चाहिए? देखिए क्या है ना कि अभी ये रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा था, तो उसमें यूएस ने ना थोड़ा वो कर दिया, मतलब उन पे इम्पोज कर दिए सैंक्शंस कि भाई ठीक है मत करो, हम तुमको वो ही नहीं करेंगे, मतलब तुमसे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही नहीं करेंगे, तुम्हारे पास जो डॉलर है वो कम हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हें इशू होगा। और न्यू जो है इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, राइज ऑफ एशिया एज एन इकोनॉमिक पावर, तो उसमें क्या है कि इट रेज द इम्पोर्टेंस लाइक इंडियन रुपीज और युआन। विजिबल बेनिफिट है डाइवर्सिफिकेशन के कि मल्टी करेंसी फॉरेन करेंसी रिजर्व हो जाएगी, रिड्यूस द प्रेशर ऑन एक्सटर्नल सेक्टर। मैनिपुलेशन जो होता है यूएस का, वो कभी कभी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कॉस्ट कर देता है हम लोग की कंट्रीज पे, तो उस पे हम ज़्यादा दबाव में नहीं आएंगे यूएस की कंट्रीज में। बेनिफिट क्या होंगे डीडॉलराइजेशन के? एक तो रिडक्शन हो जाएगा सिस्टम रिस्क इन ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में, बूस्ट करेगा एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस, ऑब्वियस सी बात है, ग्रेट कर देगा कंट्रोल ओवर डेब्ट मैनेजमेंट, रिडक्शन करेगा बोरिंग कॉस्ट को, अट्रैक्ट करेगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एनहेंस करेगा मॉनेटरी पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी। ग्लोबल इनिशिएटिव क्या है डीडॉलराइजेशन? एक तो in 2021, People's Bank of China submitted a global sovereign digital currency governance proposal to for international settlement। अफ्रीका में भी, अफ्रीका कॉन्टिनेंटल में भी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो कि प्रमोट करता है इंट्रा अफ्रीकन ट्रेड यूजिंग लोकल करेंसी। जो कि जितनी भी अफ्रीकन कंट्रीज है उसमें वो क्या करते हैं, आपस में लोकल करेंसीज में ट्रेड करते हैं। इनिशिएटिव लिए गए हैं टेकन फॉर द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द रुपी। ये तो क्रॉस बॉर्डर बोरिंग द इन रुपी इंट्रोड्यूस किया गया है। क्या? रुपी डोमिनेटेड मसाला बॉन्ड पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में। अलाउंग इंडियन कॉर्पोरेट टू इशू रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड ओवरसीज। ट्रेड सेटलमेंट इन रुपी, स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट होना चाहिए। आरबीआई इशूज, इसमें रशिया में हुआ था ना, आरबीआई इशू अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क टू अलाउ ट्रेड सेटलमेंट इन रुपी थ्रू स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट। करेंसी स्वैप अदर मेजर्स, ठीक है। ये इतना कुछ में नहीं है, ये सारा मेंस का वो है आपका। देन इज रेमिटेंस। वर्ल्ड बैंक को सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक करती है रिलीज रिपोर्ट माइग्रेशन डेवलपमेंट एंड रिलीफ, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आता है।
ग्लोबल रेमिटेंस क्या है? ग्लोबल रेमिटेंस फ्लोज जो है वो एस्टिमेट हो गए हैं 60 बिलियन इन 2023, जो कि इंक्रीज है 3%। रेमिटेंस जो है लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज को सबसे ज़्यादा गया है। ऑब्वियसली बात है, वो वहीं के लोग हैं जो बाहर रहते हैं, और लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज के जॉब की पर्पज से बाहर जाते हैं और फिर वो अपने देश में पैसा भेजते हैं, तो इसलिए लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज का रेमिटेंस ज़्यादा होगा। रेमिटेंस ग्रोथ इन साउथ एशिया इज प्रोजेक्टेड टू बी द हाईएस्ट। इंपॉर्टेंस क्या है? इट हेल्प इन पुशिंग द जीडीपी ग्रोथ। और जो डिस्पोजेबल इनकम इज दैट, जो कि क्या नाम है, आपके सारे टैक्स वगैरह निकाल के सारे जो आफ्टर द इनकम टैक्स हैज बीन डिडक्टिव, जो इंडिविजुअल और हाउस होल्ड के पास एक्सपेंड करने के लिए और सेव करने के लिए रह जाती है इनकम, उसको हम कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। तो इंक्रीज हो जाएगा कंजप्शन में, इकोनॉमी में, और डिस्पोजेबल इनकम जो होगी वो इंक्रीज होगी लोगों की जब रेमिटेंस आएगा तो। Remittances are the second largest major source of external financing after service export। ये डाटा है इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 का। रेमिटेंस होता है रिफर्स टू ट्रांसफर ऑफ मनी बाय इंडिविजुअल, टिपिकली माइग्रेंट वर्कर्स टू फैमिली मेंबर्स इन देयर होम कंट्री। टॉप 3 रेसिपिएंट क्या है रेमिटेंस के 2022 में? एब्सोल्यूट मेंबर इंडिया, मेक्सिको एंड चाइना। और अगर परसेंटेज ऑफ जीडीपी की बात करें तो ताजिकिस्तान, तोंगा एंड लेबनान। देखिए एग्जाम में ना बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि पूछ क्या रहा है, 2022 पूछ रहा है, 2023 पूछ रहा है, क्योंकि जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक वो जो नया डाटा होगा ना वो भी आ जाएगा। तो जब आप रिवाइज कर रहे हो उसको लास्ट टाइम पे, लास्ट जब कर रहे हो, तो आप एक बार नया डाटा देख लीजिएगा। अगर नया डाटा आया है तो ठीक है, नहीं तो ये वाला डाटा ही पढ़ेंगे हम। स्टेट वाइज शेयर ऑफ रिमिटेंस रिसिप्ट कितना है? सबसे ज्यादा देखिए महाराष्ट्र का है, फिर केरल का है, तमिल। अच्छा, केरल जो है ना सेकंड इकोनॉमी बन गई है रेमिटेंस में। उसने किसको पछाड़ दिया? तमिलनाडु को पछाड़ दिया है। कंट्री वाइज शेयर इन वर्ल्ड रेमिटेंस टू इंडिया इन 2020-21, एक तो यूएई का सबसे ज्यादा है, यूएस का सबसे ज्यादा है, सॉरी, उसके बाद यूएई का है, फिर यूके का है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में देखिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आता है। ये 5 जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक के अंदर, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर। फर्स्ट इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इट इज अ ग्लोबल डेवलपमेंट कोऑपरेटिव ओन्ड बाय 189 मेंबर कंट्रीज। Largest development work है, it supported World Bank group mission by providing loans, guarantees, risk management product and advisory measures to middle income and low income countries। International Development Association भी पार्ट है वर्ल्ड बैंक का, जो कि क्या करता है, हेल्प करता है पूरेस्ट कंट्रीज की। और ये इसका एम क्या है? इट इज एस्टेब्लिश इन 1960 एंड इट एम्स टू रिड्यूस पॉवर्टी बाय प्रोवाइडिंग जीरो टू लो इंटरेस्ट लोन, जिसे क्रेडिट कहते हैं, एंड ग्रांट करना प्रोग्राम जैसे कि जो कि बूस्ट करते हो इकोनॉमिक ग्रोथ, रिड्यूस इनइक्वलिटी एंड पीपल लिविंग कंडीशन। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये एक प्राइवेट आर्म है देखिए वर्ल्ड बैंक ग्रुप की, और इट्स शेयर इट्स मिशन टू रिड्यूस ग्लोबल पॉवर्टी। मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी was created to complement public and private source of investment insurance against non-commercial risk in developing countries। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डिस्प्यूट, ये जो है एक ऑटोनोमस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, जिसे स्टैब्लिश किया था अंडर कन्वेंशन ऑन सेटलमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट एंड नेशनल, और इसको बोलते हैं वॉशिंगटन कन्वेंशन भी बोलते हैं। और ये जो ये चारों है ना, इसका इंडिया मेंबर है, बट इंडिया पार्ट नहीं है किसका? आईसीटी, आईसिट का, ठीक है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। की पब्लिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, कौन कौन सी निकालता है वर्ल्ड बैंक? डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, कम्युनिटी मार्केट आउटलुक, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। नेक्स्ट इज लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। अंडर द आरबीआई लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इंक्लूड किया था ओवरसीज यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड बाय एन इंडियन रेसिडेंट। लिमिट जो है वो इंक्रीज कर दी गई है, कितनी? $250,000 कर दी गई है। देखिए ऑलरेडी जो है डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन जो है वो ऑलरेडी अकाउंटेड है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम में, और अब कर दिया गया है क्रेडिट कार्ड को की जो कैप है वो भी इंक्रीज कर दिया गया है। फेमकेट रूल क्या है? दे हैव बीन बॉट अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। अंडर द एफएमआ ऑल रेसिडेंट इंडियन जो कि फ्री हैं, ऑल रेसिडेंट इंडियन फ्री हैं टू बाय और सेल
foreign exchange for any current account transaction except for those transactions for which withdrawal of foreign exchange has been prohibited by the सेंट्रल गवर्नमेंट। बेसिकली इसमें क्या है कि जो लोग बाहर रहते हैं, इंडियन रेसिडेंट जो कि बाहर रहते हैं, उस पे ये स्कीम उन लोगों के लिए है। तो उनका जो क्रेडिट कार्ड की ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे पैसे खर्च कर सके, उनका जो लिविंग है वो अच्छे से वहाँ पे रह सके वहाँ पे, अदर अदर कंट्रीज में उन्हें पैसे की दिक्कत ना हो, ठीक है। वो बोला इसीलिए ये वाली स्कीम है जो लॉन्च की गई है। डेबिट कार्ड का तो बोला था कि कितने भी को कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्रेडिट कार्ड की एक लिमिट थी, तो अब वो लिमिट इंक्रीज करके इतना कर दी गई है, ठीक है। इससे क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा, जो लोग बाहर रह रहे हैं वो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल ड्यूरिंग द फॉरेन विजिट ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं और अच्छे से रह सकते हैं। एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। यूनियन बजट 2023-24 प्रपोज करता है कि 5% जो टीसीएस है फॉर फॉरेन रेमिटेंस का वो एक्सीड कर रहा है 5 लाख फॉर फॉरेन रेमिटेंस एक्सीडिंग ₹5 लाख टुवर्ड एजुकेशन एंड मेडिकल ट्रीटमेंट। सिमिलरली उसने प्रपोज किया नो चेंज इन द 0.5% टीसीएस ऑन फॉरेन रेमिटेंस एक्सीड करते हो 5 7 लाख टुवर्ड एजुकेशन, अगर एजुकेशन में कर रहे हो एक्सीड। However, for foreign remittance for other purposes under LRS and purchase of an overseas tour program, it proposed a hiking the TCS form। अगर कोई और पर्पज है इसका, तो उन्होंने कहा है कि टीसीएस को बढ़ा के कितना कर देना चाहिए, 20% कर देना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन लोन और मेडिकल ट्रीटमेंट पर ही थोड़ी रियायत पड़ती है। बैकग्राउंड ऑफ आईआरएस क्या है, देखिए 2004 में आई थी सबसे पहले। ऑब्जेक्टिव क्या था, टू लिबरलाइज द एग्जिस्टिंग फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एंड फैसिलिटेट स्मूथ ट्रांसफर ऑफ फंड ऑपरेटेड बाय द इंडियन रेसिडेंट। एप्लीकेबल क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जो कंडीशन क्या है कि जो इंडियन सिटीजन होना चाहिए बंदा, ठीक है। ऑल रेसिडेंट इंडिविजुअल आर अलाउड टू फ्रीली रेमिट अप टू $250,000 per financial year for any permissible current or account capital account transaction. Individual requires the RBI prior permission to make any remittance above of this threshold। अगर इससे ज़्यादा उन्हें खर्च करना है रेमिटेंस, तो कितना आरबीआई की उन्हें लेना पड़ेगी परमिशन। द स्कीम बट दिस स्कीम इज नॉट अवेलेबल टू द कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म्स और household undivided families and trust। The remittance can be made any इन एनी फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी, किसी भी फॉरेन जो कि फ्रीली फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल है उसमें कर सकते हैं। अब ये वाला ना, ये वाली चीज़ आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ में है आजकल आ रहा स्कीम कि कौन सी प्रोहिबिटेड है और परमिसेबल रेमिटेंस क्या है। प्रोहिबिटेड जो रेमिटेंस है वो क्या है कि फॉर पर्पस स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड अंडर शेड्यूल 1 और रेस्ट्रिक्टेड अंडर शेड्यूल सेकंड ऑफ फैमकेट रूल फॉर ट्रेडिंग इन फॉरेक्स और अब्रॉड। कैपिटल अकाउंट रेमिटेंस टू कंट्रीज आइडेंटिफाइड बाय द FATF एज नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज to those individual and entities identified as posing risk of committing act of terrorism for gifting to another resident in foreign currency। परमिसेबल क्या है कि प्राइवेट विजिट कर रहे हो कोई भी कंट्री में एक्सेप्ट नेपाल एंड भूटान, गिफ्ट और डोनेशन दे रहे हो, गोइंग अब्रोड फॉर एम्प्लॉयमेंट, एमिग्रेशन हो रहा हो, मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव अब्रोड, ट्रेवल फॉर बिजनेस और कॉन्फ्रेंस और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग फॉर मेडिकल एक्सपेंस और स्टडी और स्टडीज इन अब्रोड। नेक्स्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, देखिए क्या है कि रेटिंग एजेंसी जो मूडी है उसने क्या है इंडिया को रेटिंग दिया है BAE3। बेसिकली क्या होता है कि रेटिंग देना होता है इंडिया को, जिससे कि एक जो बाहर का बंदा है उसे पता चले कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो कितना सिक्योर रहेगा अगर हम किसी कंट्री में कर रहे हैं। तो इसलिए जो रेटिंग एजेंसी जो है, रेटिंग एजेंसीज है जो है वो रोल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। दैट इज इट हेल्प इन्वेस्टर्स टू मेक वेल इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एनकरेज करती है एंटिटीज को टू पे ऑन टाइम, डेपिक्ट करती है लाइक्लीहुड ऑफ अ बोरोअर टू डिफॉल्ट ऑन और रिपे लोन विद इंटरेस्ट, इनेबल करती है नेशन एंड स्टेट को टू सेल बॉन्ड टू इन्वेस्टर्स इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट। इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें। यूपीएससी में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन था कि इन इंडिया द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है ऑल क्रेडिट रेटिंग फर्म्स अंडर द सेबी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रेगुलेशन 1999। और यहाँ पे कितनी 7 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इसमें इसमें उन्होंने ऑप्शन में थोड़ा सा घपला किया था, पता नहीं कितना बोल दिया था कि देयर आर ओनली 2 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी और थ्री। तो इसमें कितनी है, 7 है, ये हम याद रखेंगे। क्राइसिल केयर, इकरा, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ 7 है, ये याद रखेंगे।
ये क्या करती हैं, इट एम्पावर्स मार्केट पार्टिसिपेंट्स विद द टाइमली इन्फॉर्मेशन एंड अनबायस्ड ओपिनियन। हेल्प करती है फाइनेंशियल मार्केट ग्रो करने में एंड मोर एफिशिएंट। इवैल्यूएट करती है एंड एसेस करती है इंडिविजुअल और कंपनीज क्रेडिट वर्थ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि जो आईएमएफ बोल रहा है कि जो आईएमएफ कोटा है उसे इंक्रीज कर देना चाहिए। आईएमएफ कोटा का फॉर्मूला क्या है ये आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक इसमें सबसे ज़्यादा है जीडीपी का परसेंटेज 50%, देन ओपननेस टू द ग्लोबल इकोनॉमी एंड 30%, इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी 15% एंड इंटरनेशनल रिजर्व 5%। आईएमएफ कोटा होता क्या है? कोटाज आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द आईएमएफ फाइनेंशियल एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर। कोटाज जो होते हैं वो डिनोमिनेट होते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स में। आईएमएफ यूनिट ऑफ अकाउंट और यूज किस में होता है कोटाज का? टू डिटरमाइन रिसोर्स कंट्रीब्यूशन ऑफ अ मेंबर। वोटिंग पावर इन आईएमएफ डिसीजन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेंबर गेट वन वोट पर एसडीआर 10,000 ऑफ कोटा प्लस बेसिक वोट विच आर द सेम फॉर ऑल मेंबर्स। ठीक है, अगर इतना एसडीआर है तो उसे एक वोट एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अमाउंट ऑफ लोन अ मेंबर कैन ऑब्टेन फ्रॉम आईएमएफ, कितना अमाउंट कर सकता है कोई मेंबर आईएमएफ से, वो डिपेंड करता है उसके आईएमएफ कोटा पे और जनरल अलोकेशन ऑफ एसटीआर। इंडिया का करंटली कोटा कितना है? 2.75% है, जो कि और उसका वोटिंग राइट कितना है? 2.63। आईएमएफ की बात करें तो उसका जेनेसिस हुआ था ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में 1944 में। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कंट्रीज फर्स्ट ज्वाइन करना चाहिए उन्हें आईएमएफ। कंट्रीज मस्ट फर्स्ट ज्वाइन द आईएमएफ अगर उन्हें एलिजिबल होना है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के लिए। ठीक है, पहले वो आईएमएफ को ज्वाइन करेंगी, उसके बाद ही वर्ल्ड बैंक ग्रुप को ज्वाइन कर सकती है। हेडक्वार्टर क्या है? वाशिंगटन डीसी में है। रोल क्या है? आईएमएफ के 3 क्रिटिकल मिशन है। फर्दरिंग इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉन्फ्रेंस कॉपरेशन, एनकरेज करना एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डिस्करेज करना पॉलिसीज दैट वुड हार्म प्रॉस्पेरिटी। मेंबर्स कितने हैं? 190। ठीक है, डब्ल्यूटीओ में कितने मेंबर्स थे? 164। ठीक है, की रिपोर्ट्स क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एंड ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा हो। और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। देखिए मैंने उतना ही वो पॉइंट पे फोकस किया है जो कि एग्जाम के पर्पज से आपका इंपॉर्टेंट है। बहुत से इसमें ऐसे पॉइंट हैं जिसका मेंस में या फिर किसी में भी यूज़ नहीं है।